Any question? So कोई क्वेश्चन है क्या लास्ट लेक्चर के रिगार्डिंग? ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो in last lecture we covered Mediterranean type of climate, that is western margin climate. Okay, so today we are going to cover China type of climate, or also known as Gulf type of climate or natal type of climate. Okay, so and देखो यहाँ पे कि और एक नाम है इसका, that is warm temperate eastern margin climate. Okay, so warm temperate eastern margin climate, eastern margin, just remember that eastern margin, because अभी तक हमने थोड़ा सा western margin का एक पार्ट देखा था मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में. ठीक है, सो दैट वाज द वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. ठीक है, एंड सेंट्रल चिली वगैरह हमने कैलिफोर्निया का पार्ट कवर किया था. देन साउथ अफ्रीका का सम ऑफ द वेस्ट कोस्ट वगैरह से या साउथ ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट हमने कवर किए थे. ठीक है, सो दैट वाज द वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट. बट आज हम चाइना टाइप, मतलब क्या होगा कि ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट होगा. एंड यहाँ पे वार्म वर्ड एक यूज किया है, दैट इज वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट. तो वार्म क्यों होगा? बिकॉज ओशन इफेक्ट कंटिन्यूसली होगा. ओशन करंट्स या ओशन के थ्रू जो को मतलब मॉइस्चर फ्लो होगा, तो दैट विल गिव द वार्मिंग इफेक्ट इवन दे बिलोंग टू द टेम्परेट एरिया. ठीक है, सो ये आज कवर करेंगे हम चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट. एंड सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको गल्फ में भी मिलेगा. गल्फ टाइप मीन्स कौन सा होगा कि जहाँ पे गल्फ करंट फ्लो होती है. ठीक है, सो दैट इज द मेक्सिको, क्यूबा, ऐसे कुछ पार्ट्स है. तो ये हम कवर करेंगे. ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेट है, बट थोड़े से वेरिएशंस तो आने ही वाले वहां पे. ठीक है, सो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, देन गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट, एंड नेटल मीन्स थोड़े साउथ के कुछ एरियाज हो गए, तो वो हम कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट. एंड देखो, गल्फ चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड नेटल इज ओनली कन्फाइंड टू द साउथ ऑफ इक्वेटर. ठीक है, सो साउथ ऑफ इक्वेटर में जैसे अर्जेंटीना का कुछ पार्ट है, देन उरुग्वे एंड पैराग्वे का कुछ पार्ट आएगा. कि दैट विल, एंड देखो ईस्टर्न पे ही दिख रहा है, ईस्टर्न ही पार्ट है, ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट हम देख रहे हैं. सो ईस्टर्न पार्ट में ही आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिखेगा नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट इन लैटिन अमेरिका, और वी कैन से द इन सदर्न अमेरिका. ठीक है, सो यहाँ पे दो करंट फ्लो होती है, दैट इज फॉकलैंड करंट. आपको क्लाइमेट का मैप भी साथ में रखना है. देखो, फॉकलैंड एक कोल्ड करंट है, एंड यहाँ से ब्राजीलियन एक करंट आती है. ठीक है, सो ब्राजीलियन इज द वार्म करंट. सो इनका इन्फ्लुएंस होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वार्म लाइक क्लाइमेट आपको यहाँ पे दिखेगा. ठीक है, सो नेक्स्ट रीजन इज द साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्टर्न पार्ट, ऐसे कुछ यहाँ पे पार्ट आएगा जो वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट को एक्सटेंड करेगा ईस्टवर्ड की तरफ. तो वो कौन सा होगा? ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट. ओके, सो यहाँ पे एक मोजाम्बिक करंट फ्लो होती है, एंड सम ऑफ द रीजनल विंड्स भी यहाँ पे बर्क ऐसे. ठीक है, बट जस्ट रिमेंबर कि मोजाम्बिक का इन्फ्लुएंस, बर्क का इन्फ्लुएंस यहाँ पे इसलिए क्या होगा? वार्म क्लाइमेट होगा, थोड़ा सा ईस्टर्न मार्जिन वार्म क्लाइमेट. एंड लास्ट इज द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया. साउथ सदर्नली बस्टर्स ऐसे कुछ यहाँ पे करंट्स फ्लो होते हैं, या फिर वी कैन से द लोकल विंड्स भी यहाँ पे कुछ फ्लो होती है. ठीक है, तो ये होगा नेटल टाइप में आएगा. एंड एग्जैक्टली ये किसके नॉर्थ में? तो टेम्परेट क्लाइमेट का टेम्परेट ग्रासलैंड देखा था हमने यहाँ पे, डाउन्स. ठीक है, सो ये डाउन्स को ही एक्सटेंड करेगा आगे यहाँ पे इधर. ओके, सो ये मार्जिन पे होगा, मीन्स कोस्टल एरियाज पे मोस्टली ये बिलोंग करेगा. सो दैट इज साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पार्ट होगा, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पार्ट. द ग्रासलैंड्स. ओके, डू नॉट इंक्लूड द ग्रासलैंड्स. इसके अपवर्ड का पार्ट होगा. यहाँ पे कुछ डिवाइडिंग रेंज वगैरह एक्सेट्रा रेंजेस है. सो वो रेंज के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ये दोनों भी हो गए, एंड मोस्टली द कोस्टल पार्ट्स. ओके, किसी का ऑडियो ऑन है? ऑफ द ऑडियो. ठीक है, सो ठीक है, तो आगे देखते हैं कि देखो यहाँ पे बाकी भी इन्फ्लुएंस हो गए, कि जैसे साइक्लोनिक एरियाज अगर आप देखोगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन समहाउ ये पार्ट्स तक भी एक्सटेंड होते हैं, लाइक हरिकेन्स हो गए तो गल्फ ऑफ मेक्सिको पे इन्फ्लुएंस होगा साइक्लोन्स का, वो भी आज हम देखेंगे.
ठीक है। एंड ये लोकल विंड्स भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लो कि जैसे यहाँ पे कुछ सैंटा एना वगैरह ऐसे नॉर्थ में फ्लो होती है विंड्स, एंड साउथ में देखोगे तो पैम्पेरो in Argentina, then Berg in some part, southeastern part of the south of, तब एकदम सदर्न टिप का पार्ट होगा, एंड नानकीन ऐसे कुछ यहाँ पे एक फ्लो होता है। प्लीज ऑफ द ऑडियो। वैभव, ठीक है। सो एंड सिडनी में देखो सदरली ब्रस्टर्स ऐसे कुछ फ्लो होते हैं, तो ये सिडनी वगैरह का पार्ट आएगा, एंड हल्का सा इन्फ्लुएंस इसका न्यूजीलैंड पे होगा, बट नॉट मोर इन्फ्लुएंशियल इन न्यूजीलैंड। सो ओनली ऑस्ट्रेलिया का पार्ट आपको इसमें इंक्लूड करना है। सो ये सिंपल डायग्राम आपको जीसी लॉन्ग में दिया है, ठीक है। सो रेफर दिस डायग्राम, एंड अगर सेम क्वेश्चन इस पे आता है तो यू कैन ड्रॉ डायग्राम फॉर दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट, ओके। सो देखते हैं वन बाय वन। सो गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट एग्जैक्टली, या फिर चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में अगर हम देखेंगे तो इट इज टेम्परेट मॉनसूनल क्लाइमेट, बिकॉज इंडिया में देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जनरली फ्लो होता है, तो यहाँ पे नीचे क्या होगा, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ओके। एंड इसके नॉर्थ में देखो ये एरिया आ रहा है चाइना का ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट या चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो ये आ रहा है टेम्परेट जोन में, है ना। तो नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट आएगा, टेम्परेट मॉनसूनल। अब मॉनसूनल क्या होता है कि रिवर्सल ऑफ विंड्स अगर वहां पे होगा तो तभी हम उसको क्या कहेंगे, मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, कि सीजन वाइज या फिर लो प्रेशर जैसे फॉर्म होता है या हाई प्रेशर फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट कंसिडर यहाँ पे लो प्रेशर समर में फॉर्म हो रहा है, तो एग्जैक्टली क्या होगा कि पैसिफिक ओशन से कुछ विंड्स यहाँ पे अट्रैक्ट होगी, ओके। सो ये समर में कुछ ऐसे पोजिशंस हो सकते हैं, एंड विंटर में वही होगा कि रिवर्सल होगा विंड्स का। देन हाई प्रेशर अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेंटेन होता है, सो हाई प्रेशर में क्या होगा कि यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। सो जैसे हमारा साउथ वेस्ट मानसून है, देखो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून इंडिया का है फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल मानसून में, तो यहाँ पे टेम्परेट रीजन में कैसा है कि साउथ ईस्ट मानसून है, एंड रिवर्सल भी कैसा है, नॉर्थ वेस्ट है। जैसा हमारा नॉर्थ ईस्ट रिवर्सल होता है तो उनका नॉर्थ वेस्ट रिवर्सल होता है। सो एग्जैक्टली अपोजिट टू इंडियन टाइप ऑफ मानसून अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे होगा, दैट्स व्हाई हम इसको हम अलग से नाम देते हैं, दैट इज टेम्परेट मानसूनल क्लाइमेट, ओके। सो ये कहाँ पे, तो सेंट्रल नॉर्थ चाइना इंक्लूडिंग सदर्न जापान। सो जापान में भी देखो यहाँ पे हल्का सा हाईलाइट किया है, तो जापान में भी सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। साउथ जापान है, साउथ जापान में, नॉट नॉर्थ। नॉर्थ में लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा जापान में, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो सम सेंट्रल एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ चाइना इंक्लूडिंग सदर्न जापान, तो ये चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट और टेम्परेट मॉनसूनल क्लाइमेट आपको ये एरियाज में दिखेगा। देन नेक्स्ट होगा गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट, मींस अभी यूएस के पास जाना है, तो साउथ ईस्टर्न यूएसए बॉर्डरिंग गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड स्लाइटली मॉनसूनल। जितना शार्प आपको रिवर्सल ऑफ विंड अकॉर्डिंग टू द सीजन्स यहाँ पे दिख रहा है चाइना में, मीन्स साउथ ईस्ट से कुछ विंड्स आ रही है, देन अगेन रिट्रीट हो रही विंटर्स में, तो वो पैटर्न यहाँ पे एकदम शार्पली नहीं दिखेगा, इसलिए इसको स्लाइट मॉनसूनल कहा जाता है, ओके। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं होगा, बट स्टिल इट इज वार्म क्लाइमेट। these regions showing warm climate, eastern margin warm climate, okay. So that's why इसको अलग से नाम दिया है गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट, एंड दैट विल इंक्लूड मैक्सिमम गल्फ ऑफ मेक्सिको, ओके। इसमें क्यूबा वगैरह जैसे कुछ पार्ट आएंगे। देन नेक्स्ट होगा नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, एंड ये कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में कन्फाइंड है, एंड दैट इज नेटल अफ्रीका, साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का भी साउथ वेल्स का पार्ट है। देन पराना रिवर से, यहाँ पे पराना रिवर फ्लो होती है लैटिन अमेरिका में, ठीक है। तो ये जो पार्ट है सदर्न अमेरिका का, तो यहाँ पे कुछ पराना रिवर फ्लो होती है, पराना पैराग्वे रिवर, ठीक है। सो पराना सदर्न ब्राजील एंड पैराग्वे इन उरुग्वे एंड नॉर्दर्न अर्जेंटीना साउथ अमेरिका। सो ये एंटायर रीजन में आपको क्या मिलेगा, नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ओके। सो जस्ट रिमेंबर दैट, ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा कि आपको ये रीजन दिए जाएगा एंड बोला जाएगा कि कौन से टाइप का क्लाइमेट यहाँ पे पॉसिबल है, ओके। So that is the northern Argentina, southern America. Okay. So I hope कि अभी एरियाज तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ गया है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है सबको, ओके। सो वार्म टेम्परेट, अब इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देखते हैं कि वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट इज टाइपिफाइड बाय द वार्म, यस एग्जैक्टली, बिकॉज इट इज नियरर टू द कोस्ट, तो वार्म क्लाइमेट पॉसिबल है। मॉइस्ट समर, यस डेफिनेटली, एंड कूल एंड ड्राई विंटर, वाई कूल
एंड ड्राई विंटर बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये रीजन सब टेम्परेट जोन में आते हैं। ओके, सो कूल टेम्परेट रीजन है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे थोड़ा सा कूल क्लाइमेट होगा विंटर में, बिकॉज अगर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे जाते हो तो जब समर सॉलिस्टिस होगा, डायरेक्ट सनरेज होगी टॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो यहाँ पे वेरी स्लांटिंग सनरेज होगी, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या है कि कूल क्लाइमेट यहाँ पे पॉसिबली हो सकता है। एंड हाई प्रेशर कंस्ट्रक्ट होने की वजह से फिर यहाँ पे क्या होगा कि टूवर्ड टूवर्ड क्या होगा कि लो प्रेशर की तरफ जो विंड फ्लो होगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई टाइप ऑफ क्लाइमेट पॉसिबल हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज cool dry winter strongly modified by maritime influence. Okay, and occasionally the penetration of cold air from the continental interiors may bring down the temperature to the freezing point. Yes, definitely, because land part बहुत ज्यादा है, जैसे कि गल्फ ऑफ मेक्सिको में अगर आप देखोगे तो उसके वेस्टवर्ड अगर आप देखोगे तो वहां पे लार्जर आपको कॉन्टिनेंटल पार्ट दिखा। इवन इन चाइना क्या होगा कि चाइना में भी आप साइबेरिया वगैरह एक्सेट्रा रीजन आएगा, अगर अगेन गो बैक टू द डायग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे लार्जर कॉन्टिनेंटल पार्ट है, तो ये कॉन्टिनेंटल पार्ट में विंटर में हाई प्रेशर स्ट्रांगली बिल्ट होता है। सो दैट्स वाई क्या होगा कि यहाँ पे जब इन्फ्लुएंस होगा दीज रीजन पे, ठीक है, फ्रॉम दीज एरिया लार्ज कॉन्टिनेंटल पार्ट टू दीज एरिया, तब यहाँ पे जो फ्रीजिंग क्लाइमेट होता है विंटर में, तब इसका इन्फ्लुएंस डेफिनेटली इस पे होके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे कूल क्लाइमेट भी यहाँ पे या इवन दो फ्रीजिंग पॉइंट तक टेम्परेचर जा सकता है, कि जब ये नॉर्मली वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट दिख रहा है, बट ये विंटर में क्या हो सकता है फ्रीजिंग पॉइंट तक कन्वर्ट हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज प्लेजेंटली वार्म। ठीक है, सो एक्सेप्शनली ये पॉसिबल है कि जब टेम्परेचर बहुत ही ड्रॉप होगा, पोलर वर्टेक्स का इम्पैक्ट होगा। पोलर वर्टेक्स हम बाद में देखेंगे जब क्लाइमेट का कुछ पार्ट देखने वाले तब, ठीक है। तो पोलर वर्टेक्स मींस जैसे ब्लिजार्ड्स हमने देखे थे या बुरांस हमने देखे थे, स्ट्रांगली फ्लोइंग विंड से, कोल्ड विंड से, हार्श कोल्ड विंड से, तो सिमिलरली वैसे ही कोल्ड विंड्स होते हैं कि जो ड्रास्टिकली टेम्परेचर ड्रॉप आउट करते थे, मींस कनाडा एंड साइबेरिया रीजन होगा, या इवन दो यूएसए के पार्ट तक वो एक्सटेंड होते हैं, डिपेंड ऑन इट्स इंटेंसिटी। ओके, सो ये कुछ पार्ट है देखो, तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि रेनफॉल एनीथिंग इन बिटवीन 75 टू 150 सेंटीमीटर, तो एक जनरल ऑन एन एवरेज 75 टू 1 सेंटीमीटर रेनफॉल है, फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर विथ नो ड्राई मंथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट का, बिकॉज इंडिया में मोस्टली ड्राई सीजन एक कन्फाइंड सीजन है, बट ये रीजन्स में गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट या इवन दो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में मैक्सिमम मंथ्स आर रेनी मंथ्स। ओके, सो द एक्सेप्ट इन द इंटीरियर ऑफ द सेंट्रल चाइना, बस इंटीरियर पार्ट जो हमने वहां पे प्रीवियसली डायग्राम में शो किया था, तो वो अगर पार्ट छोड़ते हो तो मोस्टली मार्जिनल क्लाइमेट, वैसे भी हम ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो ईस्टर्न मार्जिन पे, कोस्टल एरियाज पे तो मैक्सिमाइज यहाँ पे रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर पॉसिबल होता है, ठीक है। सो रेन कम्स आइदर एज कन्वेक्शनल और ओरोग्राफिक इन समर, ठीक है। सो समर में कैसे रेनफॉल पॉसिबल है, कन्वेक्शनल रेनफॉल और ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओके। एंड फ्रॉम डिप्रेशन इन विंटर्स, तो विंटर्स में क्या होता है कि डिप्रेशन फॉर्म होते हैं, मींस हाई प्रेशर जोन्स क्रिएट होते हैं, बिकॉज ड्यू टू द लो टेम्परेचर क्या होगा कि यहाँ पे हाई प्रेशर फॉर्म हो गया, एंड कोस्टल एरियाज पे क्या होता है कि जनरली थोड़ा सा लो प्रेशर क्रिएट होता है। सो जब कोस्टल एरियाज पे लो प्रेशर है एंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लैंड टू वर्ड, जब ये एरियाज पे फ्लो होती है, तो देखो इसके सराउंडिंग में वाटर बॉडीज दिखेगी, जैसे गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपको वेस्ट की तरफ पैसिफिक दिखेगा, एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ डिप्रेशन की वजह से रेनफॉल लाइक कंडीशंस प्रोबेबली क्रिएट हो सकती है, बिकॉज देखो हमने और एक पार्ट देखा था कि जब एक टाइप ऑफ रेनफॉल देखा था जहाँ पे फ्रंटल एक्टिविटी होती है, कि फॉर एग्जांपल कोल्ड विंड एंड वार्म विंड जब मर्ज होते हैं, तो वार्म विंड में अगर प्रोबेबली अच्छा मॉइस्चर है वहां पे, तो ड्यू टू द फ्रंट्स, डिफरेंट फ्रंट्स, यहाँ पे क्या क्रिएट हो सकता है, रेनफॉल पॉसिबल होता है, दैट इज नोन एज द फ्रंटल रेनफॉल। और ये फ्रंटल रेनफॉल मोस्टली ही 40 टू 60 डिग्री तक पॉसिबल होता है। एंड सेम फ्रंटल रेनफॉल के लिए फेमस एरिया अगर आप देखोगे तो यूएसए का बेस्ट एरिया माना जाता है, एंड फ्रंटल रेनफॉल के भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, कि जैसे कोल्ड फ्रंट्स होता है, वार्म फ्रंट्स होते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट्स होते हैं, तो वो हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, बट याद रखना ये तीनों में से प्रोबेबली तीन टाइप के एयर मास या फ्रंटल एक्टिविटी से रेनफॉल पॉसिबल होता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं फिर चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट इज वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट
Okay, this type of climate is found on the eastern margin of the continent in warm temperate latitudes. So just outside the tropics and comparatively has more rainfall than the Mediterranean climate. Yes, definitely. Because अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो देखो यहाँ पे कि सेम लैटिट्यूड है. हमने देखा था ना मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे, एंड एग्जैक्टली उसके सेम लैटिट्यूड कहाँ पे एक्सटेंड कर रही है, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट. ठीक है, बट मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या है कि रेनफॉल कम है. बिकॉज यस, बिकॉज STHP मीन्स सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, या वी कैन से इम्पैक्ट ऑफ STWJ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट. तो इसका विंड शिफ्टिंग पे डिपेंड होता है कि कब रेनफॉल होगा, एंड मोस्टली विंटर में एक अच्छा रेनफॉल होता है यहाँ पे. ठीक है, सो वो हमने देखा था. बट सिमिलरली यहाँ पे अगर देखोगे तो वार्म ओशंस नियर बाय मीन्स पैसिफिक ओशन एक लार्ज वाटर बॉडी यहाँ पे पास में, एंड इवन दो अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक यहाँ पे सिमिलर फॉर द गल्फ स्ट्रीम के लिए. सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या है कि कंपैरेटिवली मेडिटेरियन सी के कंपैरिजन में ये दो रीजन में मींस चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा या गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट, एंड सिमिलर फॉर द नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पे कंपैरेटिवली रेनफॉल ज्यादा होगा. ओके, इवन दो दे आर ऑन द सेम लैटिट्यूड. ओके, सो इन द सेम लैटिट्यूड कमिंग मेनली इन द समर्स. तो यहाँ पे बस इतना है कि समर्स में थोड़ा सा रेनफॉल ज्यादा होगा लाइक इंडिया. ठीक है, सो टेम्परेट मानसून और चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट इज ऑब्जर्व इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द चाइना. सो चाइना में मैक्सिमम यही टाइप का क्लाइमेट है. फॉर एग्जांपल विंटर में यहाँ पे कुछ हाई प्रेशर बिल्टअप होगा, एंड विंड कैसे होगी, यहाँ से यहाँ फ्लो होगी. ठीक है, टुवर्ड द पैसिफिक. ओके, एंड समर में कैसा होगा कि यहाँ पे लो प्रेशर रशिया के आसपास या दिस रीजन में लो प्रेशर जनरली फॉर्म होगा. इवन दो तिबेट का भी लो प्रेशर जो बनता है, तो यहाँ पे ये भी हेल्पफुल होता है उनके लिए, या फिर इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू अट्रैक्ट द मॉनसून फ्रॉम द पैसिफिक. ओके, सो पैसिफिक से या साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, फिलीपीन सी, येलो सी, तो यहाँ का मॉइस्चर अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ के लो प्रेशर बहुत ही यूजफुल होते हैं. ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे मैक्सिमम उनके प्लेन एरिया या फिर फर्टाइल एरियाज आपको कहाँ दिखेगी, यही टाइप के क्लाइमेट जो यहाँ पे मार्क दिख रहा है. ओके, सो एंड सदर्न पार्ट ऑफ जापान भी याद रखना है. द क्लाइमेट इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन सदर्न पार्ट्स ऑफ द जापान. मींस ये पार्ट हम जनरली टेंटेटिवली कंसीडर कर सकते हैं. तो ये पार्ट में भी सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, मींस ऑनसेट एंड रिट्रीट ऑफ टेम्परेट मॉनसून. ओके, सो चाइना टाइप क्लाइमेट देखो, जनरली इतना इन्फ्लुएंस हम एक टेंटेटिवली पकड़ सकते हैं कि इतने एरिया पे इसका इन्फ्लुएंस है. ठीक है, बट इतना है कि यहाँ पे ओरोग्राफिक इम्पैक्ट बहुत ही सही है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल रेंजेस है जो हिमालय की कुछ सब रेंजेस आपको दिखेगी. सो दैट इज कुनलुन शान, तिएन शान, अल्ताइन शान, किंगिन शान, ऐसे कुछ रेंजेस है. तो ये रेंजेस यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में बहुत है. तो वेस्टर्न पार्ट में मोस्टली इनका कौन सा टाइप का रेनफॉल होगा, ओरोग्राफिक पैटर्न होगा. एंड यहाँ पे अगर देखोगे तो मंचूरियन प्लेन आता है, एंड यहाँ पे साउथ चाइना या ग्रेट चाइना प्लेन ऐसे कहा जाता है. तो मोस्टली ईस्टर्न पार्ट जो ग्रीन दिख रहा है उतना ही प्लेन है उनके पास. ऑलमोस्ट 65 to 70% उनका देखो ब्राउन टोपोग्राफी ऐसे शो किया. मीन्स यहाँ पे क्या हार्ड टोपोग्राफी, या वी कैन से द मल्टीपल रेंजेस यहाँ पे, स्मॉल प्लाटूज रेंजेस एक्सेट्रा है. तो इसलिए इनका प्लेन रीजन ईस्टर्न मार्जिन पे होने की वजह से इनको बेनिफिट क्या है कि जितना इंटीरियर पार्ट में आप जाओगे एंड एलिवेशन कम होगा, ओरोग्राफिक इफेक्ट नहीं है, तो रेनफॉल कम हो जाता है. जस्ट रिमेंबर दैट. ओके, बट इनके लिए बेनिफिट क्या है कि इनका ईस्टर्न पार्ट चाइना का ये प्लेन पार्ट है, एंड यहाँ पे इतना एक मॉइस्चर लेवल हाइयर होता है कि क्लाउड फॉर्मेशन या क्लाउड की हाइट्स वगैरह या कंडेंसेशन के लिए प्रॉपर जो टेम्परेचर होता है वो अगर ईस्टर्न मार्जिन पे इवन तो प्लेन है, लो एलिवेशन है, तभी भी रेनफॉल पॉसिबल है. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट. जैसे कि हम सुंदरबन रीजन ले सकते हैं, उड़ीसा का कोस्टल एरिया ले सकते हैं, कि दे आर द प्लेन पैटर्न, मींस प्लेन पैटर्न में, बट स्टिल वहां पे हाइयर रेनफॉल क्यों होता है, बिकॉज क्या है कि क्लाउड फॉर्मेशन मॉइस्चर हाइयर लेवल पे कलेक्ट होता है, एंड सो दैट कंडेंसेशन इजीली लीड होती है. बट सेम सुंदरबन का पैटर्न अगर इंटीरियर पार्ट में होता है, लाइक हम ले सकते हैं कि पंजाब या शिवालिक पैटर्न, अगर शिवालिक के नियर बाय होता, तो शिवालिक अगर प्रेजेंस नहीं है तो डेफिनेटली ओरोग्राफिक इफेक्ट नहीं है, तो ऐसे लो एलिवेशन पे रेनफॉल पॉसिबल नहीं होता है. लाइक राजस्थान एक बेस्ट एग्जांपल है. ठीक है, सो राजस्थान में लो एलिवेशन है, प्लेन रीजन है, डेजर्ट पैटर्न है, तो इसलिए क्या है वहां पे रेनफॉल कम है. एंड जितना इंटीरियर पार्ट में आपकी विंड्स जाती है तो उनको हाइयर हाइट्स लगती है टू लीड द कंडेंसेशन. ओके, सो एग्जैक्टली इनके इंटीरियर पार्ट में देखो यहाँ पे प्रॉपरली इनर पार्ट में आपको एलिवेशन, हाइयर एलिवेशन के माउंटेन्स यहाँ पे दिखे, मल्टीपल माउंटेन रेंजेस है. सो इसलिए इनका पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो मोस्टली ईस्टर्न पार्ट पे लोकेटेड है इन मंचूरियन एंड
इन ग्रेट चाइना प्लेन, शांघाई वगैरह एक्सेट्रा, ये बीजिंग होगा, इनके सब जो मेन कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल्स है, तो देखो ईस्टर्न पार्ट पे ही, इवन दो इनका शैंगडोंग ऐसे एक पेनिनसुला है यहाँ पे, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, तो शैंगडोंग पेनिनसुला, यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे इनको मैन्युफैक्चरिंग ट्रायंगल भी कहा जाता है, ठीक है, या स्टील ट्रायंगल भी बोलते हैं, कि यहाँ पे इनके मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ये सब ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट पे सबसे ज्यादा दिखते हैं यही पार्ट में, एंड यहाँ पे क्या है फिर इनका एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है। ओके, सो दीज आर द सम पार्ट्स। सो देखते हैं, ग्रेट लैंड मास ऑफ एशियाटिक इंटीरियर पैसिफिक ओशन इंड्यूस द प्रेशर चेंज बिटवीन द समर एंड विंटर, डेफिनेटली हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर ये समर विंटर में जैसे फ्लक्चुएशन होगा वैसे लीड करेंगे, गिविंग राइज टू द टेम्परेट मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, यस डेफिनेटली। इन समर इंटेंस हीटिंग ऑफ एशियाटिक इंटीरियर सेट्स अप अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे समर में लो प्रेशर बनेगा फॉर एग्जांपल, एंड ट्रॉपिकल पैसिफिक एयर स्ट्रीम इज ड्रॉन इन एज रेन बेयरिंग साउथ ईस्ट मानसून, डेफिनेटली जैसे हमने कहा कि यहाँ पे लो प्रेशर है तो यहाँ पे साउथ ईस्ट मानसून अट्रैक्ट होगा, नॉट लाइक इंडिया, इंडिया का साउथ वेस्ट मानसून है। So the result is heavy precipitation in China, approx 100 centimeter of rainfall per annum, decreasing landward with the summer maximum in June and July. Okay. So in winters, steep pressure gradient is set up between the cold interior of Mongolia. So exactly ये जो low pressure था, अभी हम इसको high pressure करते हैं because एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटलिटी है, एंड नियर बाय रशिया का कुछ साइबेरियन पार्ट है, तो यहाँ से क्या है, रशिया में अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो साइबेरियन रीजन्स है, दीज आर द प्लेन रीजन्स, बहुत ही माउंटेनियस पार्ट नहीं, जैसे कि यहाँ पे हिमालयन स्ट्रक्चर के नॉर्थ में आपको दिख रहा है। सो प्लेन पार्ट होने की वजह से विदाउट ऑब्स्टेकल बहुत सारी विंड्स यहाँ पे फ्लो होती है टूवर्ड द चाइना और टूवर्ड द मंगोलिया। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट, टूवर्ड चाइना एंड टूवर्ड मंगोलिया multiple winds flows toward the these high pressure zone, और we can say मतलब मंगोलिया एंड चाइना के पार्ट में। सो इंडिया के लिए तो बेनिफिट है कि हिमालय हमारे यहाँ पे, तो दैट्स वाई यहाँ पे इतना जो हार्श क्लाइमेट यहाँ पे पॉसिबल है, तो वो क्लाइमेट हमारे यहाँ पे एक्सटेंड नहीं होता है, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया। बट चाइना के लिए क्या है कि यहाँ तक एक्सटेंड होता है। ओके, सो ठीक है, सो इन विंटर अ स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट इज सेट अप बिटवीन द कोल्ड इंटीरियर्स ऑफ मंगोलिया एंड साइबेरिया एंड वार्मर पैसिफिक कोस्टलैंड। ओके, so these result in outward flow of continental polar air as northwest monsoon। okay, so exactly इनका क्या है, retreat कैसा है, northwest monsoon, bitterly cold and very dry, causing only a little rain। okay, but consider it snow as the cold wind are warm and moisture। okay, so मोस्टली क्या है कि यहाँ पे स्नोफॉल कंडीशंस क्रिएट हो सकते हैं, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे पेरिनियल रिवर के लिए एक अच्छा पॉइंट होगा कि यहाँ पे पेरिनियल रिवर्स के लिए एक सोर्स अवेलेबल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लेशियर्स। ओके, सो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ द चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट इज ग्रेट एनुअल टेम्परेचर रेंज। यस डेफिनेटली, अब एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इनका कैसा होगा, हाइयर होगा, बिकॉज लो प्रेशर जब है तब एक एक्सट्रीम थोड़ा सा क्लाइमेट दिखेगा, एंड हाई प्रेशर मीन साइबेरियन विंड्स की इंपैक्ट की वजह से हाई प्रेशर या फिर वहां पे जो टेम्परेचर है तो वो एक्सट्रीम होगा, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड ऑकरेंस ऑफ टाइफून्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम हाईएस्ट हम बोल सकते हैं कि हाई इंटेंसिटी टाइफून्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं, जो कि चाइना, साउथ जापान, देन ताइवान, फिलीपींस ऐसे कुछ एरियाज में हिट होते हैं। ओके, एंड मूव वेस्टवर्ड टू द कोस्टलैंड एंड बॉर्डरिंग साउथ ऑफ द चाइना बिकॉज इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स से मोस्टली पैसिफिक में जो क्रिएट होने वाले साइक्लोन्स, तो वो वेस्ट की तरफ क्यों पुश हो गए, बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ द ट्रेड विंड्स। ओके, सो तो इन शॉर्ट देखो तो समर में क्या है, इंटेंस हीटिंग विद इंटीरियर तिबेट डेजर्ट रीजन सेटअप्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर एक्सेट्रा, वो ऑलरेडी हमने कवर किया है। मॉनसून डजंट बर्स्ट एज सडनली नॉर पोर एज हेवीली एज इन इंडिया। ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सडनली ये सिचुएशंस क्रिएट नहीं होती, बिकॉज इनके इंटीरियर पार्ट अगर आप देखोगे तो हाई एलिवेशन है, सो इसलिए ये स्लोली क्या होता है कि ये एरियाज लो प्रेशर मेंटेन होता है, एंड लाइक सडन बर्स्ट यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। सो नॉर्मली यहाँ पे ऑनसेट होता है, ग्रेजुअली ऑनसेट होता है एंड ग्रेजुअल रिट्रीट होता है। ओके, तो टाइफून फॉर्म्स मोस्टली इन द लेट समर, जून जुलाई या फिर वी कैन से द जुलाई सितंबर। ठीक है, तो लेट समर में स्टार्ट होता है टाइफून। विंटर इन द इंटेंस प्रेशर ओवर साइबेरिया मींस हाई प्रेशर। ठीक है, सो कॉन्टिनेंटल पोलर एयर स्ट्रीम फ्लोज आउटवर्ड्स एंड नॉर्थवेस्ट मानसून। ठीक है, सो ऑलरेडी वी कवर्ड दैट पार्ट। So snowfall, windward slopes, etc. वो भी देख लेना। Another climatic feature associated with the China type of climate is
southern China is the occurrence of the typhoons. Okay, so typhoon is the most important. ठीक है, so नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, थोड़ा डायग्रामेटिक पैटर्न में देख लो कि एग्जैक्टली कैसे आता है. ठीक है, तो देखो इनके एग्जैक्ट इक्वेटर क्रॉस करने के बाद जनरली मतलब जैसे इंडियन मॉनसून फ्लो होता है तो सिमिलरली वो पैटर्न में फ्लो होते हैं साउथ वेस्ट पैटर्न में. सो साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज है तो वहां पे इंडिया लाइक पैटर्न होगा ट्रॉपिकल एरिया तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक. बट जैसे देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस हो जाता है तो सिमिलर वो विंड्स कैसे ट्रैवल करती है साउथ ईस्ट फ्रॉम सॉरी हाँ साउथ ईस्ट मॉनसून लाइक पैटर्न में फॉर्म करेगी. ठीक है, सो ये पैटर्न होगा उनका. तो इंडिया में तो चलो यहाँ तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक तो ठीक है, बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे क्रॉस हो जाएगा तो इनका अराइवल कैसे होगा लाइक दिस पैटर्न. ओके, सो सिमिलर टू द ट्रॉपिकल मॉनसून बट एग्जैक्टली डिफरेंट क्या है कि इनका ऑनसेट कैसे साउथ ईस्ट मॉनसून है. एंड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होगा. समर इज इंटेंस हिटिंग ऑफ सेंट्रल एशिया. सो ऑलरेडी वी कवर दैट पार्ट. ठीक है, मल्टीपल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस वजह से आपको थोड़ा क्लियर हो. तो देखो साइबेरिया में देखो सिमिलरली हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है एंड हाई प्रेशर टू पैसिफिक की तरफ ये विंड कुछ फ्लो हो गए एंड इन विंटर नॉर्थ वेस्ट मानसून है. ओके, साइबेरिया प्लाटू एक्सेट्रा. देन एंटी साइक्लोनिक कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज टेम्परेट रीजन है तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस यहाँ पे पॉसिबली बन सकते हैं. एंड एंटी साइक्लोन तो देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ओके, सो देखते हैं गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट. अभी नेक्स्ट मूव करते हैं. चाइना देख लिया हमने, अभी गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट देखेंगे. इनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम बाद में देखने वाले. ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड द गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो गल्फ में देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि इक्वेटर की तरफ से कुछ करंट्स फ्लो होती है टुवर्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, सो या सदर्न हेमिस्फीयर में भी कुछ फ्लो होते हैं. सो ऑलवेज याद रखना जो करंट्स इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएगी तो डेफिनेटली उनमें हीट ज्यादा होगी. दे विल बी वार्म. ठीक है, सो वार्म होगा उनका नेचर. एंड जो रिटर्न आएगी मतलब यहाँ से जो रिटर्न आएगी तो उनका क्या है कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम होगा. सो जो भी इक्वेटर से जाते हैं तो फॉर एग्जांपल ये तो गल्फ स्ट्रीम तो एक है ही. ठीक है, देन इसके साउथ में देखो ब्राजीलियन करंट एक फ्लो होती है तो उसका नेचर वार्म है. देन उसके बाद अगर हम देखेंगे कि ये जो रिटर्न आती है मींस गल्फ स्ट्रीम डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. ओके, सो एक पार्ट आइसलैंड की तरफ जाता है, एक पार्ट एज अ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट फॉरवर्ड होता है स्कैंडिनेवियन रीजन के पास. मींस ये जो स्कैंडिनेवियन रीजन है तो यहाँ तक ये हिट होता है. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सब पोलर रीजन है. ठीक है, या मोर देन सब पोलर रीजन मींस मोर नॉर्थ टूवर्ड द 90 डिग्री के आसपास जा रहे हैं. मींस 70-80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है. सो यहाँ पे तो फ्रोजन एरियाज होने चाहिए. लाइक यहाँ पे अगर आप देखोगे अलास्का कनाडा का कुछ पार्ट है नॉर्दर्न पार्ट, सो इट इज कम्प्लीटली फ्रोजन पार्ट. ओके, या फ्रीजेड जोन होता है. बट ये इसके पोर्ट्स क्यों एक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ द दिस गल्फ स्ट्रीम. ठीक है, सो गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे जब फ्लो होती है तो क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर वो रेगुलेट करेगी या टेम्परेचर ड्रॉप करेगी. एंड ये जो यहाँ पे पोर्ट्स है तो उसको क्या करेगी, दे विल लीड टू मेल्ट स्नो ओवर दिस कोस्टल पार्ट. ओके, सो यहाँ पे जो स्नो कवर्ड पार्ट है तो उसको क्या करेगी मेल्ट करेगी. एंड यहाँ के पोर्ट एक्टिव होने की वजह से फिर ये कंट्रीज को बहुत ही बेनिफिट हुआ है उससे. ठीक है, सो नॉर्वे होगा, यहाँ पे स्वीडन होगा या डेनमार्क होगा तो इनके लिए सबके लिए बेनिफिशियल पार्ट हुआ है कि यहाँ पे टेम्परेचर उतना हार्श नहीं. सो इसलिए देखो इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ही सही है. इवन दो एचडीआई रैंक में भी आपको ये टॉप मोस्ट कंट्रीज दिखेंगे. ओके, सो यहाँ से जब ये क्लॉकवाइज पैटर्न में रिटर्न होती है, ठीक है, सो ये जब रिटर्न होगी तब उनका टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड कैनरी करंट एक्सेट्रा आपको पता है कि कोल्ड करंट से एंड उसका इन्फ्लुएंस सहारा डेजर्ट पे हुआ है. दैट्स व्हाई यहाँ पे डेसिकेटिंग इफेक्ट एंड सहारा डेजर्ट बना है. ठीक है, सो सिमिलरली यहाँ पे ब्राजीलियन करंट है तब तक यहाँ पे वार्म है.
फॉर एग्जाम्पल ब्राजील के एंड तक, अर्जेंटीना तक हम बोल सकते हैं वार्म है। बट जैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वापस साउथ से अफ्रीका वेस्ट कोस्ट में हिट होते हैं, दैट इज बेंगुला करंट, तो वो कोल्ड करंट है। सो ये सिमिलर इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। सो आज हम देखेंगे कि गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम में देखो क्यूबा, वेस्ट इंडीज, बहामास एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये पॉइंट्स हम कवर करेंगे। एंड इट इज नियर द टॉपिक ऑफ कैंसर पार्ट, एंड टॉपिक ऑफ कैंसर के पार्ट से अभी ये एक्सटेंड करेंगे एंटायर यूएस के ईस्ट कोस्ट पे। इसलिए ईस्ट कोस्ट का उनका क्लाइमेट थोड़ा मॉडरेट नेचर में दिखेगा आपको एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न या इंटीरियर पार्ट ऑफ द यूएसए। सो उसके बाद यहाँ पे कनाडा का कुछ पार्ट है, यहाँ पे फॉकलैंड, ऐसे सॉरी यहाँ पे क्या नाम है उसका, कि कनाडा के इसमें देखो न्यू फाउंडलैंड, यस न्यू फाउंडलैंड। सो न्यू फाउंडलैंड के कुछ पार्ट्स है, तो ये न्यू फाउंडलैंड जो रीजन है, तो यहाँ तक हिट होते हैं। एंड यहाँ पे भी क्लाइमेट एक्चुअली हार्श होना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रखने का काम सिमिलर ये गल्फ स्ट्रीम करती है। सो यहाँ पे एक देखो लैब्राडोर सी है, तो लैब्राडोर सी से एक करंट फ्लो होती है, दैट इज लैब्राडोर करंट, ओके, एंड इट इज वेरी कोल्ड करंट। सो कोल्ड करंट है ये लैब्राडोर करंट, एंड दिस कोल्ड करंट एंड दिस गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट, ये दोनों मर्ज कहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे फॉकलैंड रीजन में, ठीक है, सॉरी न्यू फाउंडलैंड रीजन में। सो न्यू फाउंडलैंड रीजन में जब ये मर्ज होते हैं, तो एग्जैक्टली फिर यहाँ पे फॉग लाइक कंडीशंस एक्सेट्रा क्रिएट करते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे बिकॉज ये डिफरेंट क्लाइमेट है, तो ये इसमें नहीं आएगा बिकॉज हमारा क्लाइमेट अभी कौन सा है कि गल्फ वाला क्लाइमेट है। सो गल्फ क्लाइमेट हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, so bordering the Gulf of Mexico, where continental heating in summer induced as in inflow of air from the cooler Atlantic Ocean. So Gulf Atlantic region of the US experience a type of climatic similar to the central China, except the monsoonal characteristics are less well established. Okay, तो जैसा exactly same latitude पे है, मतलब गल्फ क्लाइमेट एंड चाइना क्लाइमेट, बट स्टिल यहाँ पे उतना मॉनसूनल जैसे पैटर्न है, साउथ ईस्ट मॉनसून जो हम बात करते हैं, ठीक है, तो वैसा टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है। सो देयर इज नो complete reversal of winds. The pressure gradient between the mainland America and Atlantic Ocean is less marked. Okay, so annual rainfall is heavy with annual average 100 to 150 centimeter. No distinct dry period with a tendency toward the summer maximum, brought by the onshore trade winds which swings landward from the Atlantic. Okay, so because देखो अभी क्यों यहाँ पे ड्राई सीजन नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे गल्फ ऑफ मेक्सिको है एंड गल्फ स्ट्रीम है एंड इट इज द वार्म करंट, सो ऑलवेज यहाँ पे वार्मिंग इफेक्ट देगी एंड इसलिए यहाँ पे ड्राई सीजन मोस्टली नहीं होते, मतलब रेनफॉल कंडीशंस ये कंटिन्यूअसली होते रहते, ठीक है, नॉट लाइक इक्वेटोरियल क्लाइमेट कि आप, मैं अगर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ड्राई सीजन नहीं, दैट डजंट मीन कि कंटिन्यूअसली रेनफॉल, डेली रेनफॉल होगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे कंप्लीट प्रॉपरली मॉइस्चर कलेक्ट होगा तब जाके यहाँ पे ओरोग्राफिक इफेक्ट होगा या फिर कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट थोड़ा सा लेसर होगा, तब जाके यहाँ पे रेनफॉल होगा, ठीक है। सो बट कैसे कि ड्राई क्लाइमेट नहीं होता, लाइक हमारा जैसे समर होता है ना, तो वैसा क्लाइमेट यहाँ पे नहीं होगा। सो द अमाउंट ऑफ रेन इज इंक्रीज बाय फ्रीक्वेंट थंडरस्टॉर्म इन द समर, हरिकेन्स बाय द सितंबर अक्टूबर, विद सम प्लेसेस शोइंग सेकेंडरी मैक्सिमम इन विंटर्स, ठीक है। सो सितंबर अक्टूबर के आसपास आपको एक जनरली यहाँ पे ज्यादातर हरिकेन्स हिट होते हुए दिखेंगे, ठीक है। सो हरिकेन्स भी अगेन जैसे पैसिफिक में इनर पार्ट में जितने ज्यादा क्रिएट हो गए एंड जितना ज्यादा टाइम कोई भी साइक्लोन लैंड सॉरी वाटर बॉडी पे स्पेंड करता है या उसको ज्यादा टाइम जितना वाटर बॉडी पे मिलता है, तो उतनी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वाटर बॉडी बहुत ही ज्यादा है, तो जितना इनर पार्ट में क्रिएट होगा तो उतना ज्यादा स्पीड वगैरह एक्सेट्रा 240 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड होके फाइनली ये हिट इसका लैंडफॉल होगा, एंड वो कहाँ पे होगा, गल्फ ऑफ मेक्सिको या फिर मेक्सिको कोस्टल एरियाज के पास। तो इसलिए हरिकेन का इम्पैक्ट कंटिन्यूसली इनको होता है and similar for the China, that is typhoon, ठीक है। so annual range of temperature is much smaller comparative to the China, तो annual range of temperature जो होगी तो smaller होगी, मींस क्या होगा कि maximum and minimum temperature यहाँ पे क्या होगा कि उनमें से डिफरेंस जो होगा वो कम होगा बिकॉज वार्म क्लाइमेट है, ठीक है। सो नॉट लाइक अब यहाँ पे क्यों वार्म क्लाइमेट है, तो देखो कि मोस्टली जैसे साइबेरिया का एकदम कोल्ड हार्श विंड्स है, तो वो डायरेक्टली चाइना पे कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उनका रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे ज्यादा है। बट यहाँ पे क्या है कि उतना इन्फ्लुएंस लाइक साइबेरियन विंड लाइक इन्फ्लुएंस यहाँ पे कोई इतना मिलता नहीं है, ठीक है।
सो इसलिए फिर गल्फ ऑफ मेक्सिको में कैसे है कि टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा एंड नियर बाय ओशन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है वार्मिंग इफेक्ट कंटिन्यूसली चलता रहेगा. सो दैट्स व्हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर इज comparatively lower or smaller to the China. Okay, so type of climate, sometimes violent tornadoes, yes, due to the intense heating of the land. Yes, definitely tornadoes भी यहाँ पे create होते हैं. Tornadoes are different from the cyclones. वो याद रखना आपको. लो प्रेशर लैंड के पार्ट में अगर क्रिएट होता है, लैंड में इनर पार्ट में, तो हम उसको टोर्नाडोज कहते हैं कि इंटेंस लो प्रेशर जब यहाँ पे फॉर्म होगा तब लैंड में जो क्रिएट होते हैं तो उसको टोर्नेडोज कहा जाता है. एंड जो वाटर में लो प्रेशर, सी सरफेस पे लो प्रेशर फॉर्म होगा तो उसको हम साइक्लोन्स कहते हैं. तो दोज आर द डिफरेंट थिंग. तो उतना याद रखो बस. ठीक है. सो नेक्स्ट इज द Gulf type of climate. Monsoonal characteristics are less intense compared to the China. So please remember those points because ये prelims में statement type में question बन सकता है यहाँ पे. So monsoonal characteristics are intense, less intense compared to the China. Yes, right. There is no complete seasonal winds of reversal. Yes. Then hurricanes occur in September and October mostly. मतलब maximum time September and October में create होते हैं. And वही अगर आप चाइना में देखोगे तो लेट समर में हम बोल सकते हैं कि जुलाई एंड अगस्त या जून जुलाई के आसपास. ठीक है. सो लेट समर हरिकेन लाइक यहाँ पे देखो अगस्त या फिर कभी मोस्टली सितंबर अक्टूबर में सबसे ज्यादा होते हैं. एंड चाइना में अगर देखोगे तो मोस्टली वो जुलाई के आसपास वगैरह आपको देखोगे. ठीक है. सो विंटर टेम्परेचर साइक्लोन, विंटर टेम्परेट साइक्लोन सॉरी. तो यहाँ पे क्या है कि टेम्परेट यहाँ पे मोस्टली लो प्रेशर या हाई प्रेशर जैसे बनेंगे तो यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक लाइक कंडीशंस ऐसे पैटर्न में बनती है. तो एंटी साइक्लोन मोस्टली कहाँ पे क्रिएट होते हैं तो लैंड पार्ट पे. उतना याद रखना है आपको. ठीक है. सो ये हम बाद में देखेंगे लगा. तो टेम्परेट साइक्लोन बाकी अभी हमारा टॉपिकल तो कवर हो गया. टॉपिकल को एवरी एस्पेक्ट हमने कवर किया. ठीक है. सो टेम्परेट हम बाद में देखेंगे बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टेम्परेट साइक्लोन. ठीक है. सो नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखते हैं अभी. ये दोनों टाइप ऑफ क्लाइमेट हमने जनरली डिस्कस किए. ठीक है. सो ये देखा है उनके रीजन्स एक्सेट्रा कोर्स से, तो वो पूरा पार्ट हमने देखा है. इसके बेनिफिट्स वगैरह हम वो सब आगे देखेंगे. अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट. इट इज फाउंड इन द साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया. देन नेटल एक रीजन का ही नाम है साउथ अफ्रीका में. सो नेटल साउथ अफ्रीका. देन पराना, पैराग्वे, उरुग्वे बेसिन. ये तीनों रिवर का इन्फ्लुएंस है. देखो यहाँ पे अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड पैराग्वे में. ठीक है. सो ये तीन पार्ट में आपको एटलस देखते रहना है कंटिन्यूअसली. ठीक है. तो पॉलिटिकल मैप ऑफ सदर्न अमेरिका देखो एक बार, देख लो अभी, बिकॉज मुझे पता है कि साउथ अमेरिका उतना फैमिलियर नहीं है सबके लिए जितना नॉर्थ अमेरिका होगा. सो प्लीज उरुग्वे देख लो एक बार. उरुग्वे बहुत ही छोटा है यहाँ पे साउथ में. फिर उसके बाद ब्राजील का देखो ये पार्ट यहाँ पे पेनिट्रेट हो रहा है, दैट इज ब्राजील ऑल्सो. देन उसके बाद अर्जेंटीना देखो, मैक्सिमाइज ये अर्जेंटीना का पार्ट है. तो ये तीनों भी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये तीनों कंट्रीज का इन्फ्लुएंस यहाँ पे क्या है, पराना, पैराग्वे एंड उरुग्वे रिवर आता है. ठीक है. सो साउथ अमेरिका में वो पार्ट है, तो उनका रीजन ही नेटल टाइप में आएगा. एंड पैम्पेरो एक कुछ ऐसी विंड यहाँ पे फ्लो होती है तो उसका भी इन्फ्लुएंस होता है. द नेटल टाइप is different from the temperate monsoon or China type as it received rainfall from the onshore trade winds all the year around. Okay, so इनको उतना all the year around ऐसे नहीं होता है because यहाँ पे some of the seasonal activity या ITCZ उनके influence पे ये depend है, जैसे कि चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट. एंड गल्फ में थोड़ा सा मॉनसूनल इम्पैक्ट कम है, बट स्टिल थोड़ा सा इम्पैक्ट तो यहाँ पे मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट का तो होगा ही. ठीक है. सो गल्फ में, बट यहाँ पे कंप्लीटली नॉट. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट कि नेटल में कंप्लीटली कोई मॉनसूनल इफेक्ट नहीं होता है. उनके ऑनशोर ट्रेड विंड्स मीन जैसे कितना भी मॉइस्चर यहाँ पे क्रिएट होगा अटलांटिक में, साउथ अटलांटिक में, तो जो भी वहां पे हिट होगा तो उसका ही इम्पैक्ट वहां पे रेनफॉल में हो सकता है. ठीक है. So it receives rainfall from onshore trade winds all the year around. Okay, the narrowness of the continent and the dominance of maritime influence eliminate the monsoonal elements. Okay, so ये एक reason है which characterize the corresponding climate of northern hemisphere. So the southeast trade winds bring about a more even distribution of rainfall throughout the year with a mean approx यहाँ पे 100 to 150 सेंटीमीटर तक रेनफॉल दिखेगा आपको. ठीक है. The passage of depression along the southern edges of warm temperate eastern margin results in slight autumn winter maximum from March to
जुलाई, ठीक है। तो तब यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारे पास समर होगा तब यहाँ पे विंटर लाइक कंडीशन होगी। सो एग्जैक्टली मार्च टू जुलाई हम समर पकड़ते हैं, तो तब इनके पास क्या होगा, विंटर होगा। ओके, so annual temperature range is small, yes, definitely, because nearby coastal region है and continuously influence होता है. So annual range of temperature is small without any really cold month. ठीक है, so because यहाँ पे impact अगर आप देखोगे तो मोजाम्बिक करंट भी उसका इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे देखो अफ्रीका, मादागास्कर अगर आपको दिखेगा यहाँ पे, सॉरी, मादागास्कर एंड इसके बीच में से एग्जैक्टली मोजाम्बिक करंट फ्लो होती है। ठीक है, सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ब्राजीलियन करंट का इम्पैक्ट है। सो यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूसली थोड़ा सा वार्म लाइक क्लाइमेट होता है, नॉट लाइक एक्सट्रीम कूल एंड नॉट एक्सट्रीम हॉट, बट वार्म क्लाइमेट होता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे टेम्परेचर रेंज जो है वो वेरी स्मॉलर होती है। सो हाउएवर सदर्न कॉन्टिनेंट्स हैव वायलेंट लोकल स्टॉर्म्स लाइक सदरली बस्टर्स और वायलेंट कोल्ड विंड्स यहाँ पे फ्लो होते हैं इन साउथ वेल्स, दैट इज सदरली बस्टर, यहाँ पे शो किया है मैंने, देखो तो वो भी हो जाएगा आपका। ठीक है, करस्पॉन्डिंग कोल्ड विंड्स इन अर्जेंटीना विथ उरुग्वे एंड उरुग्वे इज पैम्पेरो and Berg, a hot dry wind in southeast Africa. So please remember those winds, or we can say local storms जो क्रिएट होते हैं, तो वो सदरली बस्टर है, नेचुरल टाइप ऑफ क्लाइमेट इन साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो सदरली बस्टर कहा जाएगा उनको। ठीक है, जो कि कोल्ड नेचर में, ठीक है, सो दे आर द वायलेंट कोल्ड विंड्स होते हैं। देन नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग कोल्ड विंड इन अर्जेंटीना एंड उरुग्वे इज पैम्पेरो। तो अर्जेंटीना एंड उरुग्वे में कौन से है कि पैम्पेरो है। एंड दूसरा है एक एंड बर्ग जो है तो वो कहाँ पे, तो अफ्रीका में आएंगे, दैट इज हॉट एंड ड्राई विंड। सो बर्ग इज द हॉट एंड ड्राई विंड, तो ये साउथ ईस्ट अफ्रीका में। तो नेचुरल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखो, सिंपली याद रखना है कि 100 टू 150 सेंटीमीटर रेनफॉल है। देन उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस एकदम स्मॉलर है, मीन्स बहुत हाई टेम्परेचर नहीं है, बहुत लो टेम्परेचर नहीं, एक मॉडरेट टेम्परेचर है जो कोस्टल एरियाज में होना चाहिए, वैसा टेम्परेचर है। ठीक है, एंड मॉन्सूनल इफेक्ट है क्या, तो नहीं है। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर बट नॉट लाइक इक्वेटर, बट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, बस कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन में होते रहेगा वहां पे। द नैरोनेस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द डोमिनेंस ऑफ द मैरीटाइम इन्फ्लुएंस एलिमिनेट द मॉनसून एलिमेंट्स। ठीक है, सो मॉनसून यहाँ पे है क्या, तो नहीं है। ठीक है, तो बस ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बाद में क्यों निकाल रहा हूँ, बिकॉज ये सम ऑफ द इंपॉर्टेंट होने चाहिए, बिकॉज ये मे बी स्टेटमेंट टाइप में आपको प्रीलिम में भी आ सकते हैं एंड मेंस में भी एक्सपेक्टेड है कि आप ये लिखो अगर ये क्लाइमेट पे क्वेश्चन आता है। देन साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्रिंग अबाउट अ मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। अभी यहाँ पे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का भी अगर आप पैटर्न देखोगे, ईस्टर लाइज का पैटर्न देखोगे, तो यहाँ पे क्या है कि हिट मतलब ट्रेड विंड के इम्पैक्ट की वजह से क्या है कि फॉर एग्जांपल अटलांटिक है, या फिर इंडियन ओशन है, या फिर हम ले सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के भी सदर्न पैसिफिक का कुछ पार्ट है। तो ईस्टर लाइज की वजह से ये ईस्टर्न मार्जिन पे क्या होगा, कंटिन्यूसली वार्मिंग इफेक्ट मिलते रहेगा, और अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो रेनफॉल भी बियरिंग कंडीशन बन सकती है। सो दैट इज द थिंग इन द सेकंड पार्ट। ओके, सो नेचुरल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखो, थोड़ा सा और देखते हैं कि नैरो लैंड से डोमिनेंस ऑफ द मैरीटाइम क्लाइमेट एंड साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स ब्रिंग इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली ईस्टर्न मार्जिन पे, इसलिए यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, वेस्टर्न पे होता था हम बोलते थे कि ट्रेड विंड जब तक वेस्ट में जाएगी तब तक उनके मॉइस्चर लॉस होगा एंड रेनफॉल कम होगा, बट हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो देखो जिम्बाब्वे, ठीक है, तो उसके साउथ में देखो साउथ अफ्रीका, ये लास्ट पार्ट है, तो यहाँ पे ये नेचुरल टाइप ऑफ क्लाइमेट एग्जैक्टली। स्वाजीलैंड एक ऐसे एक पार्ट है उनका, ठीक है, तो उसके साउथ में ये कुछ रीजन है, डरबन जहाँ पे आता है, तो वहां पे एग्जैक्टली नेचुरल टाइप ऑफ क्लाइमेट साउथ अफ्रीका में मिलेगा आपको। ओके, तो डरबन इज द इंपॉर्टेंट सिटी इन दिस नेचुरल टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो नेक्स्ट इज vegetation, high rainfall, warm temperate, warm temperature, sorry, long growing season, ठीक है, evergreen vegetation, broad lived forest, grass, fern, bamboos, palms, ऐसे कुछ यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द हाई रेनफॉल, वार्म टेम्परेचर, लॉन्ग ग्रोइंग सीजन एक्सेट्रा। ठीक है, सो एग्रीकल्चर इन चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट देखते हैं अभी। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, अगेन विद पीपीटी। सो एक सेकंड ना, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज लेक्चर के बाद थोड़ा सा आप पूछ सकते हो। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे लेक्चर के बाद, तो आप तब क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके,
सो कहाँ थे हम? एग्रीकल्चर चाइना टाइप, ब्रिटिश बाकी है। ये चाइना में देखा हमने नेटल, उसके बाद वेजिटेशन। सो देखो एग्रीकल्चर मोस्टली, अभी चाइना बोला तो आपको पता ही होगा कि राइस कल्टीवेशन इज द फेमस फेमस क्रॉप फॉर द चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, सो वो तो हो ही जाएगा। ठीक है, सो इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यस डेफिनेटली, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है एंड इकोनॉमी स्ट्रांग है उनकी, तो डेफिनेटली इंटेंसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होगा। देन राइस कल्टीवेशन इज द लार्जेस्ट राइस प्रोडक्शन। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। देन सेरिकल्चर एक है। देन यांगस्ते सिकियांग रिवर बेसिन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, सो उनका देखो एक, अभी आपको थोड़ा सा मैप निकालना है। ठीक है, एटलस निकालना है एंड उसमें जो भी मैं रिवर बोलूंगा वो थोड़ा सा देखना है आपको। एशिया एशिया फिजिकल मैप निकालो। एशिया फिजिकल मैप में देखो फर्स्ट रिवर उनकी नॉर्थ में अगर देखा जाए तो अमूर है, बट अमूर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट लेते हैं कि होयांग हो, ऐसे कुछ रिवर, येलो रिवर आल्सो नोन एज येलो रिवर विच फ्लोज फ्रॉम द गोबी डेजर्ट। ठीक है, तो वो एक रिवर दिखना है, वहां पे भी राइस प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। वो मतलब येलो रिवर के बेसिन में अगर देखो कि राइस प्रोडक्शन अच्छा है, तो उसके बाद एक नेक्स्ट रिवर आएगी दैट इज यांगस्ते। ठीक है, तो यांगस्ते का सिचुआन बेसिन ऐसे कुछ शो किया है, मिडल पार्ट ऑफ द यांगस्ते। सो इट इज द राइस बाउल ऑफ चाइना। ठीक है, सो सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है चाइना का राइस का प्रोडक्शन, दैट इज सिचुआन बेसिन एंड यांगस्ते रिवर पे। ठीक है, सो यांगस्ते इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर फॉर द चाइना। ओके, सो वहां पे राइस प्रोडक्शन है, इवन दो इतना राइस प्रोडक्शन तभी वो ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते बिकॉज इतना ज्यादा पॉपुलेशन है एंड उनका स्टेपल फूड है, तो इसलिए वो ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते। तो ठीक है, तो राइस उतना याद रखो, सिचुआन बेसिन। सो जस्ट मार्क हाईलाइट द सिचुआन बेसिन ऑफ द यांगस्ते एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइस बाउल ऑफ चाइना भी कहा जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द, और कौन सी रिवर है वहां पे? यस, एक्चुअली मेरे पास भी एटलस नहीं है, तो यांगस्ते एक हो गई। देन उसके बाद होयांग हो, होयांग हो भी एक रहेगी, तो वो एक देख लेना। देन जीजियांग एक रिवर है, पर्ल रिवर, तो उसके भी बेसिन पे कुछ राइस प्रोडक्शन होता है। ये तीन रिवर भी देख ले तो भी इट्स ओके। एंड साउथ ईस्ट चाइना में एक रिवर जाती है, तो वो है कि मेकोंग रिवर। ठीक है, तो मेकोंग रिवर भी एक साउथ ईस्ट एशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेकोंग रिवर भी ऑल्सो नोन एज द राइस बाउल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज मेकोंग रिवर। तो ये सब जो भी तीन चार रिवर आपको दिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है राइस प्रोडक्शन के लिए। बस मुझे राइस प्रोडक्शन के लिए बताना था कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन यही एरियाज में होता है। ठीक है, सो यांगस्ते सिकियांग सबने देखा होगा। सिकियांग मींस जीजियांग को ही सिकियांग बोलते हैं एंड उसको ही पर्ल रिवर बोलते हैं। ठीक है, सो दैट इज सिकियांग। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट है, यांगस्ते एंड सिकियांग। तो सेरिकल्चर भी एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो वो भी आपको देखना है। देन और भी डिस्कस करेंगे हम उसके बारे में, थोड़ा आगे देखते हैं वेजिटेशन में। सो एग्रीकल्चर में गल्फ एरियाज देखते हैं। मेक्सिको में अभी हम जाते हैं, या फिर गल्फ स्ट्रीम, क्यूबा एक्सेट्रा रीजन है, तो बेस्ट सुटेड फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। सो ये वार्म थोड़ा सा क्लाइमेट होता है एंड इट इज द बेस्ट फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। थोड़ा सा हल्का सा वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, नॉट लाइक मोर वार्म, बट ड्राई क्लाइमेट नहीं चाहिए। एंड थोड़ा सा वार्म जब क्लाइमेट होता है तो इट इज द बेस्ट फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। सो लॉन्ग ग्रोइंग सीजन, फ्रोस्ट फ्री डेज, ब्रिंग सनलाइट, हाई रेनफॉल, so it is important for the agriculture in gulf climate. ठीक है, and tobacco is the best, and वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन टोबैको का अगर देखोगे वर्जीनिया। ठीक है, सो वर्जीनिया आपको देखना है कि वहां पे मिल जाएगा। देखो सॉरी यूएसए में देखो, साउथ ईस्ट ऑफ द यूएसए, जहां पे आपको दिख जाएगा पॉलिटिकल मैप ऑफ द यूएसए, देखो एक बार। ठीक है, तो यूएसए में देखो वर्जीनिया एक आपको प्लेस दिखेगा। ठीक है, तो वहां पे टोबैको कल्टीवेशन हाइयर है। इवन दो इंडिया का वर्जीनिया किसको कहा जाता है? वर्जीनिया ऑफ इंडिया। यस, एनीवन प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, कौन है वर्जीनिया इंडिया का, कि जहां पे टोबैको प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है इंडिया में, वो कौन सा एरिया है? डेफिनेटली कोस्टल एरिया होना चाहिए, है ना? तो कोस्टल एरिया में ही होना चाहिए बिकॉज उसको वार्म क्लाइमेट लगता है। So yes, someone type over here. Okay, yes, yes, so yes, राजमहेंद्री। ठीक है, सो राजमहेंद्री जहाँ पे गोदावरी रिवर मर्ज होती है बे ऑफ बंगाल के पास, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सो दैट इज द राजमहेंद्री। यस डेफिनेटली, सो इट इज राजमहेंद्री, जस्ट रिमेंबर दैट। एंड टोबैको कल्टीवेशन बेस्ट है वहां पे। तो ऐसे एरियाज देख लो आप, और भी वहां पे प्रोडक्शन होगी, शुगर केन का भी प्रोडक्शन होता है, बट डिपेंड ऑन द सॉरी वाटर अवेलेबिलिटी पे डिपेंड होगा, बट
just remember tobacco and cotton are the famous in the Gulf type of cultivation, ठीक है. And चाइना में मोस्टली राइस प्रोडक्शन पे कन्फाइंड रहो, बाकी भी है मेज एक्सेट्रा सीरियल्स का भी प्रोडक्शन होता है, बट राइस हम थोड़ा सा लीड करेंगे उसमें. एंड फेमस वर्जीनिया टोबैको, ओके, इन गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट. So next is eastern margin climate, characterized by a warm moist summer, cool dry winter. Only exception क्या है यहाँ पे कि winters are also moist in natural type of climate. So ये कुछ key points है कि हमने जितना भी climate study किया अभी, तो उसमें देखना है कि characterized by warm मतलब overall eastern margin climate characterized by a warm moist summer, okay, warm moist summer होगा यहाँ पे, and cool dry winter, ठीक है. So cool dry winter. Then next one exception क्या है यहाँ पे कि winters are also moist in natural type of climate. Winters are also moist, मतलब नॉर्थ में अगर देखो कि विंटर कूल एंड ड्राई लाइक दिखेगा आपको, ठीक है, बट वही आप जब गल्फ टाइप में जाओगे तो थोड़ा सा वार्मनेस इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू द कूलनेस. देखो चाइना में कूल क्लाइमेट होगा, मतलब जब विंटर की बात करें तो कूल एंड ड्राई पॉसिबल है बिकॉज ऑफ साइबेरियन हार्श विंड्स एक्सेट्रा, कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट एक्सेट्रा. बट जैसे आप गल्फ क्लाइमेट की तरफ जाओगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लेसर हो जाएगा, मॉनसूनल इफेक्ट भी लेसर होगा, नॉट absent नहीं बोलना है हमको, लेसर हो जाएगा गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट में. एंड सेकंड जैसे कि विंटर भी थोड़ा सा लाइटली पॉसिबल होगा, बट जैसे आप नेचुरल टाइप ऑफ क्लाइमेट की तरफ शिफ्ट होते हैं तो विंटर आर आल्सो मॉइस्ट इन नेचुरल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, एंड नो मॉनसून. तो बस ये 3-4 चेंजेस याद रखो, है ना. तो चाइना से जैसे गल्फ टाइप की तरफ जा रहे हो एंड साउथ में नेचुरल की तरफ आ रहे हो. सो और हाँ, किसी को प्रतीक को क्वेश्चन पूछना था. समवन रेज देयर हैंड. एनी क्वेश्चन प्रतीक? यस यस प्रतीक, एनी क्वेश्चन? ठीक है, एनीवेज बाद में पूछ लेना, ठीक है, ठीक है, इट्स ओके. ठीक है, तो द मीन मंथली टेम्परेचर वेरीज बिटवीन द 4 डिग्री सेल्सियस, यस 4 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, इज स्ट्रांगली मॉडिफाइड बाय द मैरीटाइम इन्फ्लुएंस. अब ये 4 डिग्री सेल्सियस क्यों दिया है, तो ये चाइना में थोड़ा सा टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाता है, तो इसलिए ये 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठीक है. सो ओकेजनली द पेनिट्रेशन ऑफ कोल्ड एयर, पोलर वर्टेक्स, यस जैसे मैंने कहा कि पोलर वर्टेक्स फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स may bring down the temperature to freezing point. ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया कि पोलर इन्फ्लुएंस होगा, यहाँ पे पोलर वर्टेक्स का इन्फ्लुएंस होता है. एंड नथिंग बट देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री नॉर्थ में हाई प्रेशर होता है, ठीक है. सो जब ये इंटेंसिफाई हो जाता है हाई प्रेशर, फिलहाल के लिए इतना याद रखो, स्ट्रेटोस्फेरिक या फिर वी कैन से हायर अल्टीट्यूड विंड्स यहाँ पे फ्लो होती है, एंड ये हार्श विंड्स होती है जो कि लाइक एंटी क्लॉकवाइज हम जनरली बोल सकते हैं, या फिर सिमिलरली वेस्ट टू ईस्ट ऐसे कुछ पोलर वर्टेक्स क्रिएट होता है 60 डिग्री के आसपास, और ये कभी कभी क्या हो जाता है एक्सटेंड होता है टुवर्ड द साउथ, मींस 50-40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक ये एक्सटेंड होता है. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है ड्रास्टिकली एकदम डिक्रीज होता है. इवन यूएसए में आई थिंक एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं आ रहा है मुझे, बट 14-15 की कुछ भी बात है कि पोलर वर्टेक्स पे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था कि -20 -30 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर गया था यूएसए में, है ना. एवरीथिंग हैज फ्रोजन. तो ऐसे कुछ यहाँ पे एक इवेंट्स पोलर वर्टेक्स की वजह से हो सकते हैं. तो जस्ट रिमेंबर दैट कि पोलर इन्फ्लुएंस है क्या ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, तो यस चाइना में पॉसिबल है, नॉट इन गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट, बट चाइना में पॉसिबल होगा. ओके, दो frost are rare, they occasionally occur in the cooler interiors, so colder interiors. Okay, so already cover किया हमने. So precipitation देखा हमने already, very densely populated. हाँ, अभी आते हैं population पे, ठीक है. So agriculture देखा हमने कि this is adequate for agriculture purpose and hence support wide range of crop. Yes, definitely यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स हो गए, कि जैसे मैंने कहा कि शुगर केन है, कॉटन भी पॉसिबल है, देन उसके बाद टोबैको एक्सेट्रा हमने प्रोडक्शन देखा है, ठीक है. एंड उसके बाद चाइना में जाते हो तो राइस, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है. बट अभी पॉपुलेशन देखते हैं तो ये डेफिनेटली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. मेक्सिको में अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्यूबा में भी पॉपुलेशन ज्यादा है, एंड इवन दो यूएसए के साउथ ईस्टर्न जो पार्ट है दैट इज वर्जीनिया एक्सेट्रा, सो वहां पे भी पॉपुलेशन हाइयर है. एंड चाइना तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं, टॉप मोस्ट कंट्री है, ठीक है. एंड उनका पॉपुलेशन ये टाइप ऑफ क्लाइमेट में ज्यादा है कि यस डेफिनेटली हाईएस्ट पॉपुलेशन उनका ये टाइप के क्लाइमेट में ही आएगा, ठीक है, बिकॉज उनका मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे सेटल्ड है, ईस्टर्न कोस्ट पे, मंचूरियन प्लेन एंड ग्रेट चाइना प्लेन, और वी कैन से द साउथ चाइना प्लेन. तो
ये सब रिवर जो हमने अभी तक डिस्कस की, तो उनके माउथ पे ही सब पॉपुलेशन क्यों है? बिकॉज वेस्टर्न पार्ट ऑफ उनका देखो, जो मैंने कहा था ना 65% अदर पार्ट, तो दैट इज द माउंटेनियस पार्ट, तो यहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेशन है, स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है, बट डेंसली पॉपुलेशन कहाँ पे दिखेगा? बीजिंग एक्सेट्रा, जो सब शांघाई भी होगा, सब ईस्टर्न मार्जिन में है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह सब वहां पे आती है। एंड इवन दो इन अर्जेंटीना वगैरह अगर आप देखोगे, साउथ अफ्रीका देखोगे, तो डरबन इज द इम्पोर्टेंट फॉर द साउथ अफ्रीका, ठीक है। सो ये सब अगर आप एरियाज देखते हो, इवन दो इन ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स रीजन हमने देखा है, तो एवरी एरिया इज वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एंड मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स भी इनके यहाँ पे बने। So this is fairly uniform distribution of rainfall throughout the year. Yes, the rain comes either from the convectional, ये already हमने cover किया है, so I will skip this part. In summer, the region under the influence of moist maritime airflow from the subtropical anticyclone cells, yes definitely, and local storms यहाँ पे, yes, typhoons है and hurricanes, ये दो मेजर याद रखो, because southern hemisphere में उतने कुछ cyclone शीट होते ऐसे दिख रहा नहीं है। एक विली विली का हार्डली थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, बिकॉज साउथ वेस्ट सॉरी साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हम देखते हैं, एंड एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में हीट होते हैं, विली विली जो हीट होते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में हीट होते हैं, सो ये साउथ ईस्ट का पार्ट है, सो इसलिए उस पर उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है, स्लाइटली इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट मेजर रीजन है कि नॉर्थ रीजन में पॉसिबल है, दैट इज टाइफून एंड हरिकेन्स। ओके, सो नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट। अभी बस ये इंपॉर्टेंट चार्ट याद रखो, ठीक है, तो दैट इज चाइना में हमने क्या देखा है, टेम्परेट मानसून एग्जैक्टली अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ यूनिक फीचर है इसका। फिर उसके बाद गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट, स्लाइट मानसून, मैंने कहा ना कि जीरो नहीं करना है, गल्फ में क्या है, स्लाइट मानसून होगा, ठीक है। उसके बाद विंटर भी कैसे हमने देखा गल्फ में, कि स्लाइटली विंटर अवेलेबल होगा, नॉट लाइक जीरो, बट हार्श कहाँ पे, चाइना में, ठीक है। देन स्लाइटली यहाँ पे गल्फ में आएगा। देन नेटल में देखो नॉन मानसून, डायरेक्टली नॉन मानसून आपको देखना है, एंड विंटर भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ठीक है। सो नेटल टाइप में नॉन मानसूनल क्लाइमेट, सो जस्ट रिमेंबर दिस चार्ट, बिकॉज ये मैच द पेयर्स एक्सेट्रा में पूछ सकते हैं, आपको भी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आपको अभी ये चाइना टाइप, गल्फ टाइप एंड नेटल टाइप के तीनों भी फैक्टर्स समझे होंगे। ओके, सो नेचुरल वेजिटेशन पे थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं। तो चाइना में अगर आप देखोगे तो मोस्टली जैसे मैंने कहा कि वेस्टर्न पार्ट पे वैसे लार्जर पार्ट 65-70% पार्ट इनका हार्ड टोपोग्राफी है, हार्श टोपोग्राफी, एलिवेटेड टोपोग्राफी है। सो दैट्स वाई इनको अभी एडॉप्शन तो चाहिए, बिकॉज इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इसलिए टेरेस फार्मिंग वर्ल्ड में अगर बहुत ही ब्यूटीफुली अगर आप देखोगे तो कहाँ पे डेवलप किया है टेरेस फार्मिंग, लाइक इसमें, तो चाइना में। इवन तो आप डिस्कवरी का एक वाइल्ड चाइना एक एपिसोड है, तो पक्का देखना वो, बिकॉज टेरेस फार्मिंग कैसे किया जाता है, एक एडवांस मॉडर्नाइज टेरेस फार्मिंग, तो वहां पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुली दिख जाएगा, ठीक है। सो इट इज अ सपोर्ट luxuriant vegetation, yes definitely. So the lowlands carry both evergreen and broad leaf forest, deciduous hardwood भी trees मिलते हैं, and softwood, ठीक है, बट ज्यादातर सॉफ्टवुड होगी, उतना याद रखो। On the highlands are various species of conifers such as pines, cypresses, which are important, softwoods भी यहाँ पे मिलेगी। ओवरऑल हम सब क्लाइमेट देख रहे हैं, मतलब कि जो कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट होगा, तो उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो पेरिनियल प्लांट ग्रोथ इज नॉट चेक बाय आइदर द ड्राई सीजन और कोल्ड सीजन। सो फार्मिंग इन मॉनसून चाइना कैसा होगा, अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स राइस ग्रोस इन द चाइना, सॉरी ग्रोन इन द चाइना, दो द ह्यूज पॉपुलेशन लीव्स वेरी लिटिल फॉर एक्सपोर्ट। जैसे हमने कहा ये ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, बिकॉज इनका पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, तो इसलिए इनको खुद के यूज के लिए ज्यादा रखना पड़ता है। देन मॉनसून चाइना हैज ऑल द आइडियल कंडीशन फॉर पैडी कल्टीवेशन, जैसे मैंने कहा सिचुआन बेसिन वगैरह एक्सेट्रा, तो ओवरऑल सबके सब रिवर्स इनके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द राइस कल्टीवेशन। सो एज द फ्लैट लैंड्स आर इनसफिशिएंट, है ना, तो फ्लैट लैंड बहुत ही कम है ना, जैसे मैंने कहा ना 65-70% तो हार्ड लैंड्स है। सो एग्जैक्टली देखो, फॉर राइस कल्टीवेशन फार्मर्स मूव अप द हिल स्लोप्स एंड ग्रो पैडी ऑन टेरेस अपलैंड। ओके, सो दैट्स व्हाई इन्होंने पूरा ये माउंटेन्स पे एग्रीकल्चर डेवलप किया अपलैंड्स पे। सो दैट इज द पिक्चर शोज कि कैसे इन्होंने पैडी कल्टीवेशन अपलैंड्स पे शो ये ग्रो किया। सो एग्रीकल्चर इन द गल्फ स्टेट्स, लैक ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर and the urge to export give rise to the corn, cotton and tobacco। अब देखो यहाँ पे कि अभी तक हमने चाइना के बारे में देखा कि चाइना का जनरल राइस प्रोडक्शन कैसा है, कि एक्सपोर्ट कम है बिकॉज ऑलरेडी पॉपुलेशन डिमांड है, बट गल्फ में तो ऐसा नहीं है ना, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम में क्या है, या गल्फ रीजन में कैसा है कि
पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो इसलिए फिर यहाँ पे क्या है कि एक्सपोर्ट होता है, जैसे कॉर्न होगा, कॉटन होगा एंड टोबैको, सो मोस्टली दे आर नोन फॉर द एक्सपोर्ट। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दोस थिंग। सो नेक्स्ट है कि नेचुरल वेजिटेशन में और कुछ पॉइंट्स है वो देखते हैं। So the eastern margin of the warm temperate latitudes has much heavier rainfall than either the western margin. ठीक है, so already हमने वो cover किया है, so I will skip this part. ठीक है, so next है कि यहाँ पे pine, cypress and which are important for the softwoods etc. वो भी हमने cover किया है. So timber एक important and economic viable species etc. important होगी, तो वो हाँ yes ये हमको देखना था, that is eucalyptus. ठीक है, so eucalyptus important है and ऑस्ट्रेलिया इसको एक्सपोर्ट करता है। अब यूकैलिप्टस क्या है कि जो प्लांट्स ड्राई वेदर में या इवन दो इनका पॉलिनेशन के लिए हाई टेम्परेचर लगता है, ठीक है, जैसे कि उनका पॉलिनेशन फायर, फॉरेस्ट फायर होते हैं ना, तब जाके उनका पॉलिनेशन ब्लास्ट होते हैं, देखो, तो दैट ट्रीज आर नोन एज द यूकैलिप्टस ट्रीज। तो इनके कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, सो ऑस्ट्रेलिया इसको एक्सपोर्ट भी करता है। सो पराना पाइन ऐसे कुछ ट्रीज है साउथ ईस्ट ऑफ ब्राजील और पैराग्वे एंड अर्जेंटीना में, तो पराना पाइन एंड ऐसे कुछ ट्रीज है यहाँ पे, एक्स ब्रेकर एक्सेट्रा, तो वो भी एक एक्सपोर्ट होते हैं। देन लीव्स ऑफ यरबा मेट ट्रीज ऐसे कुछ है, पैराग्वे टी ऐसे एरियाज है, तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट है। देन चेस्टनट्स, आयरन वुड, ब्लैक वुड्स, हाईलैंड्स ऑफ नेटल में ये मिलता है। देन पाम ट्रीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन द कोस्टल एरियाज ऑफ द नेटल, मींस अफ्रीका के कुछ कोस्टल एरियाज में। देन ओक, कैम्फोर, कैमेलिया, मैंगोलिया ऐसे कुछ चाइना एंड सदर्न चाइना में कुछ वेजिटेशन मिलेगा आपको, ठीक है। सो सम ऑफ द टिम्बर पार्ट है ये, तो जस्ट ओवरलुक की ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी कि फॉर एग्जांपल पाम ट्री दिया जाएगा, ठीक है, तो ये कौन से क्लाइमेट में पॉसिबल है, ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं ऑलवेज, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द थोड़ा सा और एग्रीकल्चर पे देखते हैं। सो यहाँ पे देखो कोल्ड सीजन वगैरह एक्सेट्रा हमने ऑलरेडी कवर किया है, सो डायरेक्टली देखते हैं। चाइना में देखो राइस, टी कल्टीवेशन, यस डेफिनेटली, मलबेरीज फॉर फीडिंग सिल्क वर्म्स फॉर सेरिकल्चर, ठीक है। सो चाइना में क्या है कि राइस, टी एंड मलबेरीज आर फेमस। देन गल्फ, ये ऑलरेडी देखा हमने, कॉर्न, कॉटन एंड टोबैको। नेटल इन साउथ अमेरिका, केन, शुगर केन, कॉटन एंड टोबैको, ठीक है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि कॉटन, टोबैको साउथ अमेरिका भी होगा, अर्जेंटीना वगैरह जो हमने पार्ट देखे तो वहां पे भी होगा, एंड शुगर केन वगैरह एक्सेट्रा प्रोडक्शन होगा, बिकॉज रेनफॉल अवेलेबल है, सो यहाँ पे ग्रो हो सकता है, ठीक है। देन साउथ अमेरिका, कॉफी, ठीक है, मींस गल्फ ऑफ मेक्सिको में। देन मेज, पाइन, पैराग्वे टी एंड व्हीट, कैटल एंड शिप रियरिंग, ये पैरेलल बिजनेसेस भी इनके चलते हैं, ठीक है। देन साउथ वेस्ट विक्टोरिया मींस ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। सो मैंने जैसे कहा था कि डाउन्स को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, मींस टेम्परेट जो ग्रासलैंड हमने देखा था डाउन्स, तो उसको ही नॉर्थ में एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। सो वहां पे डेयरिंग तो चल, मतलब मिल्क, बटर, चीज ऐसे कुछ इनके रिगार्डिंग प्रोडक्शन तो होगा ही यहाँ पे, बट देखो ग्रासलैंड को एक्सटेंड करेगा मींस व्हीट एरियाज में तो ये आपको एक्टिविटीज दिखेगी, बट जैसे ग्रासलैंड को एक्सटेंड कर रहा है नॉर्थवर्ड एंड थोड़ा वार्म क्लाइमेट हो रहा है, ये क्लाइमेट का फीचर ये कि वार्म क्लाइमेट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे कॉटन, शुगरकेन एंड मेज अभी लीड हो गए, ओके। सो दैट्स व्हाई इनके लिए ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। सो डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रेंज, ऑलरेडी हमने देखा है चाइना डू नॉट एक्सपोर्ट, इवन इंपोर्ट करता है कुछ फूड्स वगैरह, इंडिया से भी करता है। सो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है एग्रीकल्चर रिलेटेड, ओके। सो आई होप कि सबको अच्छे से समझा है, ठीक है। तो थोड़े से और भी कुछ ऐसे चार्ट्स आप बना सकते हो कि साउथ ईस्टर्न चाइना है तो कौन से एग्जैक्टली प्रोडक्शन है, तो सेरिकल्चर इज डिक्लाइनिंग, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा चेक करो कि सेरिकल्चर क्यों डिक्लाइनिंग मोड में चाइना में, तो आपको चेक करना है। देन साउथ ईस्टर्न यूएसए, देन वाइड स्प्रेड कल्टीवेशन ऑफ द कॉटन वगैरह एक्सेट्रा, तो आप इसे सिमिलर भी कर सकते हो। फ्रूट एंड टोबैको आर आल्सो बोन, तो टोबैको भी है, नेचुरल में शुगर केन देखोगे, तो सेम ऐसे चार्ट करके आपको प्रोडक्शन वाइज लिखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर में मोस्टली क्या प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू दैट, ठीक है। सो एंटायरली हमने देखो गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट कवर किया है, देन उसके बाद चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट कवर किया है, देन उसके बाद हमने ये अर्जेंटीना, पराना, उरुग्वे ऐसे कुछ रीजन है, देन साउथ अफ्रीका कुछ पार्ट है, एंड लास्ट हमने देखा कि साउथ वेल्स, विक्टोरिया का कुछ पार्ट, ठीक है। सो ये कवर हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन इन दिस क्लाइमेट, यस एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है इसमें? यस एनी क्वेश्चन?
कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, हो गया सबको अंडरस्टैंड? ये क्लाइमेट बहुत थोरोली लिया वैसे हमने मल्टीपल एंगल से, तो आई होप कि सबको समझा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लाइमेट स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज यस, एक मिनट। हाँ ठीक है। सो अभी अभी देखो हमने मेडिटेरियन कंप्लीट किया है, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट कवर किया हमने। ठीक है, सो इसके हर एक एस्पेक्ट रिवीजन करो, थोड़ी सी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लाइमेट इज द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, यूरोपियन मैरीटाइम क्लाइमेट, also known as यूरोपियन मैरीटाइम क्लाइमेट। देन नेक्स्ट इज कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, तो इसका और एक नाम है, दैट इज कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। तो हमने और एक देखा था, देखो वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट में दैट इज मेडिटेरियन क्लाइमेट को भी हमने वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट कहा था, बट दैट इज नॉट कूल वन। ठीक है, तो वो कूल नहीं था, बट यहाँ पे अभी क्या है, कूल इम्पैक्ट है, बिकॉज ये थोड़ा सा नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगा या टूवर्ड द पोलर रीजन शिफ्ट होने वाला है, सो दैट्स व्हाई इसको हम कूल क्लाइमेट बोलेंगे अभी। ठीक है, सो देखो यूएसए सॉरी यूनाइटेड किंगडम तो सबको पता है, या यूके का जो पार्ट है, तो वहां पे ये टाइप का क्लाइमेट मोस्टली होता है, बट अदर भी रीजन्स में, तो वो भी हम देखेंगे। सो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट आज हम देखेंगे। देन यूरोपियन मैरीटाइम भी कहा जाता है उसको, मींस यूरोप में भी जर्मनी वगैरह, बेल्जियम, देन एम्स्टरडेम, तो ऐसे कुछ एरियाज में ये स्प्रेड हुआ है, तो वो भी एरियाज यहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक है, सो कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, मैरीटाइम क्लाइमेट, यूरोपियन मैरीटाइम क्लाइमेट एंड ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, दोज आर द सिमिलर, ये सब सिमिलर है। बट यूपीएससी देखो डायरेक्ट कभी नहीं पूछते, तो यूपीएससी जहां पे कंफ्यूज होता है ना, तो वो ट्राई करेगी, मींस कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, ये पैटर्न पे क्वेश्चन मुझे लगता है कि ज्यादातर पूछा जा सकता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज द कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। अभी इसका एग्जैक्टली एरिया कौन सा है वो देखते हैं। सो ब्रिटिश टाइप मींस ये एरिया आएगा आपका। ठीक है, देन यूरोपियन मैरीटाइम मींस बाकी ये सब यूरोप आएगा यहाँ पे, मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट, जो मेडिटेरियन क्लाइमेट छोड़ के जो ऊपर के सब आ रहे हैं, तो वो सब यहाँ पे क्या आएंगे, कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन सॉरी वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट में आएंगे। ठीक है, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, जहाँ पे यूके के साथ आपको किसको लेना है, कि जो मेडिटेरियन क्लाइमेट खत्म होता है, जहां पे एंड अप होता है, तो उसके नॉर्थ में स्टार्ट करो। ठीक है, तो एंटायर वो पार्ट आएगा जो भी ग्रीन यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, देन उसके बाद ब्रिटेन तो देख लिया, नॉर्दर्न फ्रांस, नॉर्दर्न जर्मनी एंड नॉर्वे, एग्जैक्ट अगर चाहिए तो नॉर्वे भी आएगा इसमें। ठीक है, स्कैंडिनेवियन पार्ट। देन वेस्टर्न कनाडा, अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे यहाँ पे रॉकीज फ्लो होते हैं एंड उसके पास यहाँ पे कुछ वेस्टर्न कनाडा का पार्ट है, तो ये भी आ जाएगा इसमें। वेस्टर्न कनाडा, वैनकोवर आइलैंड्स भी आएंगे इसमें। ठीक है, वैनकोवर आइलैंड्स है, तो वो भी आएगा। देन टास्मानिया, न्यूजीलैंड, अब टास्मानिया सबको पता होगा ना, यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया के साउथ में ये टास्मानिया आइलैंड्स है, तो वो टास्मानिया भी आ जाएगा, जहाँ पे बास स्टेट है ना, कि बास स्टेट डिवाइड्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द टास्मानिया, तो यहाँ पे एक बास स्टेट आती है, तो उसके नीचे देखो ये टास्मानिया, एंड उसके बाद ये न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड भी इसमें आ जाएगा, ये क्लाइमेट में कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट में आता है इसका पार्ट। ठीक है, एंड सम ऑफ द पार्ट लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में आता है, बट मैक्सिमम कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन में मिल जाएगा आपको। देन नेक्स्ट इज द सदर्न चिली, बिकॉज सेंट्रल चिली हमने अदर टाइप ऑफ क्लाइमेट में देखा था, तो अभी लास्ट इज द सदर्न चिली। ठीक है, तो सदर्न चिली यहाँ पे आएगा। अब जस्ट रिमेम्बर कि सेंट्रल चिली कौन से पार्ट में था, ठीक है, कौन से टाइप के क्लाइमेट में था सदर्न चिली, यस सॉरी सेंट्रल चिली कौन से टाइप के क्लाइमेट में था, प्लीज आंसर। यस, आंसर आ रहा है क्या सबको, किसको नहीं आ रहा है? सेंट्रल चिली कौन से टाइप के क्लाइमेट में था? यस, नहीं आ रहा है किसको भी, तो क्या मतलब है फिर, हम सब इतना कवर कर रही इतना डिटेल में। सेंट्रल चिली की बात करो धीरज में, सेंट्रल चिली इसमें आया था सेंट्रल चिली, मुश्किल है ना, फिर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा, ऐसा मत करो, थोड़ा सा पढ़ो अच्छे से एकदम, है ना, तो जितना रिवाइज करोगे उतना आपको याद रहने वाला है। तो देखना है आपको सेंट्रल चिली, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे आपको। ठीक है, तो सेंट्रल चिली देखो जरा ठीक से कि कौन से क्लाइमेट में आता है ना, तो तभी जाके होगा। यस डेफिनेटली मेडिटेरियन, मेडिटेरियन क्लाइमेट में आता है, अभी दिया है किसने आंसर। ठीक है, सो मेडिटेरियन थोड़े से जो क्लाइमेट हमने देखा था ना, कैलिफोर्निया आता है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में। देन उसके बाद मतलब ये तो मेडिटेरियन तो पार्ट है ही, बट
कैलिफोर्निया भी आता है यहाँ पे, एंड उसके बाद हमने देखा था सेंट्रल चिली का कुछ पार्ट है, देन ऑस्ट्रेलिया सॉरी साउथ अफ्रीका का कुछ पार्ट हमने देखा था, एंड इवन दो ऑस्ट्रेलिया का भी यहाँ पे सदर्न पार्ट भी ऐसे कुछ देखा था, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। तो ऐसे मत करो सेंट्रल चिली ऐसे कहा कि आपको सडनली याद आना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का पार्ट है, एंड उसके बाद हम देखने वाले, ठीक है, आपके जो क्वेश्चन से मैंने पढ़े हैं वो करता हूँ मैं कवर, है ना। सुहासिनी आपका भी क्वेश्चन पढ़ा है मैंने, वो हम बाद में देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो नेक्स्ट कहाँ पे थे हम कि सदर्न चिली, ठीक है। तो सदर्न चिली पे आते हैं, देन कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट होगा यहाँ पे, देखो तो ये जैसे मेडिटेरियन क्लाइमेट है सेंट्रल चिली का, तो यहाँ पे कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट है। अभी ये कूल क्यों है, ठीक है। तो कूल है इसलिए बिकॉज यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो होती है, बेंगुला करंट, सॉरी पेरू करंट, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी करंट है, पेरू करंट, ठीक है। तो पेरू करंट, एंड वैसे भी ये मोस्ट साउथ की तरफ है, इवन द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के भी साउथ की तरफ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर वैसे भी कम होगा, एंड कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन है, मतलब क्या है वेस्ट के मार्जिन की तरफ दिख रहा है, तो इसलिए इसके इम्पैक्ट कंटिन्यूसली क्या है, कूलिंग इम्पैक्ट हो गया। सो ये सब आप अगर आप रीजन जस्ट ओवरलुक करते हो तो एक बात तो समझ में आएगी आपको कि यहाँ पे टेम्परेचर लोअर होगा, बट नॉट कंपेयर टू द इंटीरियर पार्ट, मींस कनाडा के इनर पार्ट अगर ये लैटिट्यूड में अगर आप देखोगे, देन सिमिलरली यहाँ पे एंटायर रशिया का ये क्लाइमेट अगर आप देखोगे, तो इनके कंपैरिजन में यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, एटलीस्ट मॉडरेट है, या फिर थोड़ा सा टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल है एज कम्पेयर टू द इंटीरियर पार्ट, बिकॉज अगेन मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ओशन या सी का जो इन्फ्लुएंस होता है, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा वार्मिंग इम्पैक्ट होगा, एंड एज कम्पेयर टू द इनर कॉन्टिनेंट पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा फीबल क्लाइमेट होगा, एंड बेस्ट क्लाइमेट माना जाता है ये रीजन, ओके, फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। सो नॉट इन अफ्रीका, अब ये क्लाइमेट कहाँ पे नहीं है, तो अफ्रीका में अवेलेबल नहीं है, सो जस्ट रिमेंबर दैट ये क्लाइमेट अफ्रीका में नहीं आता है। सो कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट इज नॉट अवेलेबल इन अफ्रीका, वो आगे देखते क्यों, ठीक है। सो सबको समझ गया, ये चार ही एरो याद रखो। सो दैट इज नेक्स्ट, फर्स्ट इज द यूके का एक पार्ट है, एंड इन सम पार्ट ऑफ द यूरोप। सेकंड प्लीज याद रखो, मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आपको नहीं याद रह रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द कनाडा, कनाडा, ठीक है। कनाडा का वैनकोर आइलैंड्स वगैरह कुछ पार्ट है, नॉट एंटायर कनाडा, सम ऑफ द पार्ट ऑफ द कनाडा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द सदर्न चिली, एंड लास्ट इज द न्यूजीलैंड, ठीक है। सो न्यूजीलैंड का कुछ पार्ट आएगा, एंड टास्मानिया, टास्मानिया आइलैंड्स है जो ऑस्ट्रेलिया के नीचे आते हैं सर। सो दोज, सो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑलरेडी देखो अपने सॉरी जीसी लॉन्ग में सेम आपको मिल जाएगा, तो जीसी लॉन्ग में देख लेना, एकदम अच्छे से रेड किया उन्होंने, तो ये जीसी लॉन्ग में अभी आपको दिख जाएगा कि लंदन एक्सेट्रा, फिर यूरोप का भी पार्ट किया है, देन सिमिलरली उन्होंने देखो कनाडा का भी पार्ट शो किया है, देन सदर्न चिली का कुछ पार्ट शो किया है, हल्का सा उन्होंने अर्जेंटीना भी वहां पे शो किया है, ठीक, एंड लास्ट इज द टास्मानिया एंड न्यूजीलैंड, ओके। सो ये जीसी लॉन्ग में पढ़ लेने का। सो देखते हैं डिटेल्स। So cool temperate western margin are under the permanent influence of westerlies all around the year, approx 50 to 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑल्सो। तो एग्जैक्टली ये देखो 50 डिग्री के आसपास ये लैटिट्यूड्स आती है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने देखा था ना कि श्रिंकिंग 60s, रोरिंग 40s, ऐसे कुछ वेस्टरलाइज देखी थी सदर्न हेमिस्फीयर में, तो उनके इम्पैक्ट यहाँ पे ज्यादा होते हैं, so इसलिए यहाँ पे विंड स्पीड बहुत ही हाइयर होती है ड्यू टू वेस्टरलाइज, ठीक है। एंड वो सदर्न हेमिस्फीयर में विंड स्पीड ज्यादा होती है वेस्टरलाइज की एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्यों अभी ऐसा होगा, बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो लैंड पार्ट बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। सो इसलिए लंदन होगा या यूरोप में होगा तो वो विंड स्पीड कंपैरेटिवली जो सदर्न चिली है एंड जो न्यूजीलैंड का पार्ट है, तो उसके कंपैरिजन में विंड स्पीड ये कम होगी, बिकॉज लैंड पार्ट ज्यादा इन्फ्लुएंस, थोड़ा सा फिर लैंड पार्ट ज्यादा होगा तो डिस्टर्बेंसेस आते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या है विंड स्पीड कम होगी। बट यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली विंड फ्लो होकर डायरेक्टली न्यूजीलैंड एंड टास्मानिया को हिट होती है, तो इसलिए यहाँ पे विंड स्पीड ज्यादा होगी, ओके। सो दे आर आल्सो द रीजन ऑफ मच साइक्लोनिक एक्टिविटी, टिपिकली ऑफ ब्रिटेन आर सेट टू एक्सपीरियंस टू ब्रिटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये मैं डिस्कस करता हूँ ब्रिटेन के बारे में, और भी डिस्कस करेंगे। From Britain, the climatic belt stretch far inland into lowland of north to northwest, ऐसे कुछ पार्ट है यूरोप, इंक्लूडिंग सच रीजन्स नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रांस, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, तो थोड़े से एक दो कंट्रीज ऐड हो जाती है इसमें, बेल्जियम एक ऐड कर लो, देन नेदरलैंड, जैसे मैंने कहा ना नेदरलैंड, एम्स्टर्डम, ठीक है, तो डेनमार्क, देन वेस्टर्न नॉर्वे एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ लिबेरिया, ऐसे कुछ पेनिनसुला है यहाँ पे,
ठीक है, सो वो एक आएगा इसमें। तो मीन्स स्पेन का पार्ट, स्पेन का पार्ट आता है यहाँ पे, स्पेन फ्रांस के कुछ पार्ट है, तो ये भी इसमें कवर हो गए। ठीक है, सो ऑलरेडी सब यहाँ पे कंट्रीज आपको मेंशन है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज there is so much oceanic influence on both the temperature precipitation that the climate is also referred as the northwest European maritime climate। तो मैरीटाइम ये जब वर्ड आएगा तब याद रखना है आपको कि सिमिलरली ओशन और सी इम्पैक्ट वो क्लाइमेट पे होता है, so that's why it is known as the maritime climate। okay, so next is in northern America the high Rockies prevent onshore westerlies, okay, from the penetrating far inland, and British type of climate is confined mainly to coastland of British Columbia, so west coast of Canada। okay, so British Columbia means क्या है, ये थोड़ा साउथ वाला पार्ट आएगा, and west coast of the Canada, so यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस होगा सेम क्लाइमेट का। So in the southern hemisphere, this type of climate is experienced in the southern Chile, then Tasmania in Australia, then most part of New Zealand, and particularly in the South Islands, surrounded by the large expanse of the water। इसलिए मतलब water nearby जो areas हो गए तो वहां पे ये एरिया हम कवर कर रहे हैं। So light snowfall in winter, तो यहाँ पे विंटर में लाइट स्नोफॉल होता है। देन पोर्ट्स आर नेवर फ्रोजन बट फ्रोज डू ऑकर ऑन कोल्ड नाइट्स। ठीक है, कोल्ड नाइट्स हो गई, या अगेन इसमें और एक पॉइंट ऐड करना, दैट इज पोलर वर्टेक्स का अगर इम्पैक्ट नॉर्थ में, सिर्फ नॉर्थ में, नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, पोलर वर्टेक्स का इम्पैक्ट होगा तो एंटायर कनाडा या फिर यूएस तक ये एक्सटेंड होता है, सो तब ये फ्रोजन हो सकता है। बट अदरवाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि फ्रोजन एक्टिविटी वैसे भी कम होती है, हुआ तो भी नाइट में होगा या पोलर वर्टेक्स के टाइम होगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी एक इवन दो 40-50 डिग्री लैटिट्यूड्स पे होने की वजह से भी एक्टिव क्यों है, बिकॉज मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। ओके, जस्ट रिमेंबर दैट। ठीक है, सो दीज सीजन आर वेरी, द सीजन आर वेरी डिस्टिंक्ट, मींस प्रॉपर डिस्टिंक्ट सीजन हो गया यहाँ पे, एंड दे क्लाइमेट इज वेरी फेवरेबल फॉर मैक्सिमम ह्यूमन आउटपुट। ओके, सो क्लाइमेट बहुत ही फेवरेबल है बिकॉज यहाँ पे रहने के लिए, मतलब प्रॉपर क्लाइमेट जिसको बोलते हैं ना कि नॉट हार्श एंड नॉट सो मच कोल्ड, तो एक प्रॉपर क्लाइमेट यहाँ पे होता है। सो दैट्स व्हाई ह्यूमन आउटपुट ज्यादा होता है। ह्यूमन आउटपुट मींस क्या है कि जहाँ पे जितना वार्म क्लाइमेट, जितना हॉट क्लाइमेट, उतनी हमारी इफिशियंसी कम हो जाती है, और जितना कूल क्लाइमेट होगा उतना हम परफॉर्मेंस ज्यादा करते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस ह्यूमन आउटपुट वर्ड। ओके, सो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट देखते हैं। सो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट एग्जैक्टली एकदम फीबल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। हाँ, एक बात रहेगी हमारी, वो डिस्कस करते हैं पहले। सो अभी देखो कि ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट अभी 40 to 50 डिग्री के जनरल हम लैटिट्यूड पकड़ सकते हैं। 50 डिग्री लैटिट्यूड के पास अगर इसका लोकेशन है तो आपको पता है कि यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर है। ओके, सो STHP मीन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है। अब ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे जब एयर डिसेंड करेगी तब उसका ट्रैवलिंग किसकी तरफ होगा, टुवर्ड द नॉर्थ। ओके, मींस नॉर्थ की तरफ ये ट्रैवल करेगी एंड ये साउथ की तरफ ट्रैवल करेगी। ठीक है, सो ये अभी छोड़ दो फिलहाल। ठीक है, तो अभी हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जब STHP पे विंड डिसेंड करती है 30 डिग्री पे, तब इसका ट्रैवलिंग किसकी तरफ होगा, लंदन की तरफ या यूके की तरफ या यूरोप की तरफ हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो अब ये जब यहाँ पे ट्रैवल करेंगे एंड यहाँ से फिर 90 डिग्री से भी एक हाई प्रेशर से एयर साउथ हो जाती है, तो ये भी 30-60 डिग्री, सॉरी 30-40 डिग्री ट्रैवल करते हैं एंड ये भी 30 से 30-40 डिग्री ट्रैवल करते हैं। सो यहाँ पे इनका मर्जिंग एग्जैक्टली हो जाता है 50-60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास। तो जब ये मर्ज हो जाएंगे तब क्या होगी कि एक हार्श, एंटायरली हार्श क्या है, 90 डिग्री की बहुत ही हार्श कोल्ड विंड होगी, मींस हाई प्रेशर इसका स्ट्रांग होगा, एंड ये जो हाई प्रेशर से विंड आ रही है टुवर्ड द 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या फिर 50 डिग्री के आसपास हम पकड़ सकते हैं, तो यहाँ पे इसका कंपैरेटिवली नेचर कैसा होगा, वार्म होगा, बिकॉज ये कहां से आ रही है, 30 डिग्री से आ रही है, तो ये कंपैरेटिवली वार्म होगी। और यहाँ पे फिर क्या क्रिएट हो गया, फ्रंट्स। ओके, और जब ये फ्रंट क्रिएट होगा तब अगर इसमें मॉइस्चर है, फॉर एग्जांपल अटलांटिक से कुछ मॉइस्चर लाया, ठीक है, तो या नियर बाय यहाँ पे भी सिम पैसिफिक से कुछ मॉइस्चर कलेक्ट करती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली जब ये फ्रंट्स कोलाइड होगी या फ्रंट का कॉन्वर्जेंस होगा, तब डेफिनेटली जो वार्म करंट है वो राइज करेगी हाई प्रेशर, या फिर वी कैन से जो कोल्ड एयर पे वो राइज कर सकती है। ठीक है, सो जब ये राइज करेगी तो एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होगा विंड का, एंड वो अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होने की वजह से फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, कंडेंसेशन से फ्रंटल टाइप ऑफ रेनफॉल पॉसिबल हो सकता है। सो देखो, अभी इसको कोई सीजन की जरूरत है क्या, कि जो ये फ्रंटल एक्टिविटी कंटिन्यूसली चलने वाले, जब तक हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, या प्लैनेटरी विंड्स है, जैसे हमने देखा ना प्लैनेटरी विंड्स देखे बिटवीन दिस हाई प्रेशर, जो भी विंड्स फ्लो होती है,
दैट इज वेस्टरलाइज होगी यहाँ पे, है ना। तो वेस्टरलाइज जो फ्लो हो रही है एंड पोलर से जो आ रही है वो ईस्टरलाइज है। तो ये ईस्टरलाइज वेस्टरलाइज के लिए पैटर्न क्या है कि ये कंटिन्यूसली सनराइज होने चाहिए या फिर वी कैन से कोरिलेस फोर्स एक्टिव होना चाहिए। तो इसके लिए कोई सीजन मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है, कि समर होना चाहिए विंटर होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई लंदन या फिर ये क्लाइमेट में सडनली क्लाइमेट चेंज होता है कि आपको क्लियर स्काई दिखेगा एंड सडनली क्या होगा कि क्लाउड फॉर्मेशन होगा एंड रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक डिस्टिंक्ट फीचर है ये क्लाइमेट का कि अनएक्सपेक्टेडली क्या है क्लाइमेट में वेरिएशंस आते हैं। तो जस्ट रिमेंबर दैट कि अगर क्लियर स्काई क्यों होगा, बिकॉज हाई प्रेशर एकदम एक्टिव होगा यहाँ पे, तो कूल क्लाइमेट है। बट जब कोई एयर मास ऐसी आ रही है 30 डिग्री साउथ से, या सॉरी 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो है, मतलब वहां से कोई एक एयर मास आ रही है एंड उसमें बहुत ही अच्छा मॉइस्चर है, तो विद इन फ्यू आवर्स क्या होगा कि यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होके कंडेंसेशन तो ऑलरेडी होगा प्रेजेंट, बिकॉज बहुत ही लो टेम्परेचर होता है यहाँ पे, तो कंडेंसेशन से रेनफॉल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सो ये एकदम फ्लक्चुएशन या अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल, ये टाइप का क्लाइमेट कहाँ पे आपको दिखेगा। सो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, सो जस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट होगा, ये बाकी क्लाइमेट में बहुत ही कम दिखता है। सो सो जस्ट अ सेकंड, अगेन थोड़ा सा हैंग हुआ है वो। सो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी होगा, बिकॉज ज्यादा या तो उतना लोड आता है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना बेटर है। कोई क्वेश्चन है क्या, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। यस, एनी क्वेश्चन। तो ब्रिटिश टाइप अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल। वैनकोर भी इंपॉर्टेंट है, वो मतलब बहुत पार्ट बाकी है क्लाइमेट का, सो वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, किसी का कुछ क्वेश्चन है? यस, एनी क्वेश्चन प्लीज। जिनकी प्रीलिम है सो प्लीज अच्छे से पढ़ो, बिकॉज प्रीलिम की डेट्स आ गई है ना, 4 अक्टूबर आ गई अभी डेट। सो प्लीज स्टडी हार्ड, अभी सब लगे पढ़ने में, तो जितना पॉसिबली हो अभी। जैसे बहुत लोगों को एक क्वेश्चन हुआ कि अभी सर मेंस पढ़ना है या प्रीलिम्स पढ़ना है, सो आई विल सजेस्ट कि जून एंड तक थोड़ा सा 2 आवर्स निकालो बस। अब अगर आप 12 आवर्स स्टडी कर रहे हो तो 2 घंटे निकाल सकते हो, आपका कुछ ऑप्शनल का रिवीजन होगा या फिर कुछ जीएस के कुछ इथिक्स वगैरह पार्ट होते हैं तो उनका रिवीजन होगा, तो उतना कर लो 2 आवर्स। बट 10 आवर्स आई विल सजेस्ट कि 10 आवर्स आपको प्रीलिम्स को देना ही है, बिकॉज प्रीलिम निकली तो आगे का कुछ गेम है ना। एटलीस्ट मेंस देना भी बहुत बड़ी बात होती है, मेंस का एक्सपीरियंस भी अगर आप लेके आते हो तो भी बहुत बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। बट प्रीलिम ही नहीं निकली तो फिर डायरेक्ट नेक्स्ट टारगेट आपका कब होगा पता है क्या? तो वो होगा नेक्स्ट जब कभी एग्जाम कंडक्ट होगी, अगर नेक्स्ट ईयर कोई कोरोना नहीं आता है तब होपफुली वो जून जुलाई में अगर एग्जाम हो तो सही होगा, ठीक है। तो अदरवाइज अदरवाइज अगर आप देखोगे तो एक अच्छा है कि अगर आप मेंस देते हो तो आपका डायरेक्टली जनवरी का टारगेट मिल जाता है आपको, मतलब एक कंटिन्यूअसली टारगेट मिलते हैं, साइकिल रनिंग में होती है, तो इसका प्रीलिम निकालो। प्रीलिम बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने शॉर्ट टारगेट्स मिलते जाएंगे ना उतना आपका परफॉर्मेंस ज्यादा होता है। अगर मुझे कोई बोलता है कि सर आपका नेक्स्ट मंथ में लेक्चर है, तो मैं आराम से उसके प्रिपरेशन करूंगा, जैसे ये पीपीटीज होते हैं। बट वही मैं मुझे अगर कोई बोलता है कि सर आपका 2 दिन बाद लेक्चर है ना, तो फिर मैं ज्यादा प्रिपेयर करने लग जाता हूँ। तो वही होता है, टारगेट्स रखो कि ये टारगेट्स रखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। सो प्लीज प्लीज स्टडी हार्ड। एंड जिनकी नहीं है प्रीलियम तो उन्होंने भी ऐसा सोचो कि हमारी प्रीलियम है, हमको देना है, जिस दिन पेपर होगा उस दिन शाम को पेपर लेके मुझे जो पेपर देना है, फॉर एग्जाम्पल कोई मेरा स्टूडेंट है, मतलब कोई मेरा फ्रेंड है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी फ्रेंड होगा, फॉर एग्जाम्पल चलो संकेत मेरा फ्रेंड है, ठीक है। तो संकेत अगर एग्जाम दे रहा है और मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, बट संकेत बोल रहा है मुझे कि अरे सर फॉर्म भरना चाहिए था आपने, ऐसा वैसा ऐसा, ठीक है। तो एनीवेज तो संकेत को एक मैं बात बोल सकता हूँ कि अरे ठीक है, इट्स ओके, आप तू भी एग्जाम देगा मैं भी एग्जाम दूंगा, ठीक है, आप मैं डाउनलोड कर लूंगा पेपर, और डाउनलोड करके उसी शाम को, मतलब शाम को आपको पेपर मिल ही जाता है वैसे भी, और इवन दो आंसर की भी अच्छा अच्छा एकेडमिक्स के 99% सही आंसर की भी मिल जाती है, ठीक है। तो तब उसी शाम को आपको उसको बोलना है कि ठीक है भाई चल मार्क चेक कर लेते हैं अपन, तो उसके आसपास या फिर उससे ज्यादा मार्क लाना मेरा काम है, ठीक है। कि जो भी आपके फ्रेंड्स इस बार दे रहे प्रीलिम्स, अगर आप उनको इस साल ब्रेक कर सकते हो या ओवरऑल मेरिट आप 100 अगर आप क्रॉस कर सकते हो, तो मैं एश्योरली आपको बोलता हूँ कि नेक्स्ट ईयर आपको प्रीलियम के हार्डली 2 महीने लास्ट में पढ़ने पड़ेंगे। नहीं तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि 5 मंथ्स तो भी आपको प्रीलिम्स को पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि जून में एग्जाम होती है, तो मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि, या सभी स्टूडेंट से, मेरी बात नहीं है कि सभी आपको मेंटर जो भी होगा आपके, या फिर कोई भी आपकी फैकल्टीज होगी या फिर कोई टॉपर होगा, तो आपको वही सजेस्ट करेंगे कि आप जनवरी से स्टार्ट करो जब जून में एग्जाम है तब।
बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मार्च में आप स्टार्ट करो जब आपका स्कोर बहुत ही स्ट्रांग है, अगर ये प्रीलिम्स में, ठीक है। इवन तो आप एक फॉर्म मत भरो या फिर नहीं भरा है जिन्होंने, तो उन्होंने टारगेट रखो 4 अक्टूबर का कि मुझे ये एग्जाम निकालनी है, कुछ भी हो जाए, मुझे शाम में पेपर आएगा तो मेरा 100 प्लस स्कोर वो पेपर में आना चाहिए। मैं 2 घंटे लगाऊंगा प्रॉपर या लगाऊंगी, ठीक है। तो वो 2 घंटे लगा के मैंने अगर पेपर सॉल्व किया, ठीक है, तो मेरा 100 प्लस स्कोर अगर इस साल बनता है तो नेक्स्ट ईयर क्यों नहीं बनेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर भी बनेगा स्कोर। तो प्लीज प्लीज जिनकी भी प्रीलिम्स नहीं है तो प्लीज गो फॉर दैट। एंड उनके लिए स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो उन्होंने एटलीस्ट 3 आवर्स तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा, ठीक है। जैसे कि आप 12 आवर्स पढ़ रहे हो, बिकॉज 12 आवर्स तो पढ़ना ही चाहिए कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। तो 12 आवर्स अगर पढ़ रहे हो तो 9 आवर्स आप मेंस को दो। 9 में से आप 5-4 ऐसे कुछ कर सकते हो कि 5 आवर्स फॉर द ऑप्शनल, 4 आवर्स फॉर द जीएस पार्ट, ठीक है, एंड 3 आवर्स फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है। तो ऐसे प्रीलिम्स के लिए आप पैरेलली मतलब ओवरऑल 12 आवर्स का कंट्रीब्यूशन कर सकते, मतलब डिवीजन कर सकते हैं। एंड इन बिटवीन कोई एक आवर अगर आपको लगता है किसी का कम करना है, लाइक ऑप्शनल के लिए 4 घंटे बहुत हो गए, तो एक आवर जो निकलेगा वो पेपर रीडिंग होगा, न्यूज़पेपर रीडिंग एक्सेट्रा, या मैगजीन्स आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए। एंड न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए न्यूज़पेपर सबको पढ़ना है। एंड रही बात जो प्रीलिम्स की एग्जाम देने वाले हैं 4 अक्टूबर की, तो उन्होंने एक जनरली आई विल सजेस्ट कि अगस्त एंड तक पढ़ो पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। एंड सितंबर में ब्रेक ले लो। सितंबर में कोई इशू नहीं, नहीं पेपर पढ़ा तो भी चलेगा सितंबर में, बिकॉज आपको बहुत रिवाइज करना है, मल्टीपल टेस्ट देना है, ठीक है। जितनी भी मार्केट में टेस्ट अवेलेबल है तो ट्राई करो कि जून एंड तक आपको एवरी संडे या फिर सैटरडे संडे टेस्ट के लिए रखना है आपको, ठीक है। कि सैटरडे को टेस्ट दिया एंड उसका एक्सप्लेनेशन देखा, फिर नेक्स्ट डे अगेन संडे को एक टेस्ट दे दो, जैसे जैसे भी आपको सही लगे, बट वीकली 2 टेस्ट तो भी देना है जून एंड तक। एंड जुलाई एंड में फिर अगेन वीकली 3। एंड अगस्त में अगर आप देखोगे तो एंटर अगस्त में वीकली 3 to 4 ऐसे कुछ कर सकते हो। एंड सितंबर में एटलीस्ट 4 to 5 आर एक्सपेक्टेड टेस्ट, ठीक है, वो करना ही पड़ेगा, बिकॉज जितने मैक्सिमम टेस्ट दोगे तो उतनी आइडिया आएगी। एंड प्लीज डू नॉट गो फॉर ओनली विजन। एंड जैसे कि कोई भी मतलब सिर्फ यूनिक का ही टेस्ट नहीं, तो मल्टीपल टेस्ट फ्लक्चुएट करते रहो, बिकॉज उनकी पेपर सेटर के एक माइंड सेट अलग होता है, तो वही आपका माइंड सेट बन जाता है। जैसे कि विजन के बहुत सारे पेपर आपने सॉल्व कर लिए तो आपका माइंड सेट वही पैटर्न में बन जाता है, ठीक है। तो वो नहीं करना है, फ्लक्च मतलब आपको शफल करना है कि फॉर एग्जाम्पल आज मैंने विजन का सॉल्व किया है, तो कल मैं दूसरा कोई जीएस स्कोर का करूंगा, ठीक है, फिर परसों मैं यूनिक का करूंगा, फिर उसके बाद मैं केएसजी का करूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर वाजीराम का अवेलेबल है तो वो पेपर करूंगा, फिर उसके बाद इन बिटवीन एक 10-15 दिन बाद फिर यूपीएससी का ही पेपर उठाना है, 15 का पेपर, 16 का पेपर, 17 का पेपर, ठीक है। तो एटलीस्ट यूपीएससी के पेपर आपके 14 से मैं आपको सजेस्ट करूंगा 14 से अभी 19 तक, मतलब 5 पेपर हो जाते हैं, तो एटलीस्ट 3 बार रिवीजन होनी चाहिए उनकी, ठीक है, बिफोर द 4 अक्टूबर, ठीक है। तो 3 बार तो भी रिवाइज होने चाहिए यूपीएससी के पेपर, यूपीएससी, ठीक है। बाकी एक ही बार करो एंड उसके एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करो। अगर 2 घंटे आप एग्जाम देते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 3 घंटे एनालिसिस करो। उसका एनालिसिस मतलब सिर्फ एनालिसिस उन्होंने जो प्रोवाइड किया उस पर ही नहीं जाना है, बट ट्राई करना है कि लक्ष्मीकांत ओपन करना है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी कर रहे हो तो लक्ष्मीकांत ओपन करके ही रखना है, मतलब जब एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, एग्जाम के टाइम नहीं, ठीक है। तो जब जैसे एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हो, एनालिसिस देख रहे हो, तब पैरेलली क्या है कि आपको लक्ष्मीकांत भी साथ में रखना है कि ये क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई गलत होता है तो फिर उस पर ज्यादा एम्फेसाइज करना है, ठीक है। सो ये एक्टिविटीज रखो अभी, प्लीज अच्छे से प्लान करो। एंड विदाउट प्लानिंग कुछ भी एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो 3 महीने 90 डेज है, सो बेस्ट प्लान करो इसका। 90 डेज, मोर देन 90 डेज है, 15 डेज एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है, बट स्टिल 90 डेज हम अगर पकड़ते हैं तो 90 डेज का अच्छे से प्लान करो एकदम, हर एक दिन का, हर एक बुक मेरी कितनी बार कवर होने वाली है, सो उसका अगर करोगे डेफिनेटली बहुत अच्छे से मतलब एग्जाम निकल सकती है। अभी आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि कोरोना आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो अभी या मैं घर पे गया, बुक्स नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। अभी भी 3 महीने आपके पास, ये सब ऑनलाइन डिलीवरी भी चालू होने वाली है, ठीक है। सो आपको बुक्स भी मंगा सकते हो, ठीक है। आपके पास अगर लक्ष्मीकांत नहीं, हार्ड कॉपीज नहीं, ये नहीं, वो नहीं, अभी कोई एक्सक्यूज नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1 महीने पे एग्जाम होती तो मैं बोल सकता था कि चलो भाई मतलब आपका एक्सक्यूज मान सकते कि 1 महीने में क्या पढ़ने वाले हो, बट 3 महीने 90 डेज है, तो आप आराम से अभी भी 2-4 दिन में भी अगर बुक्स आपकी अरेंज होती है तो तभी भी आपका आराम से सब पढ़ना हो जाता है, ठीक है। इवन दो रिवीजन भी प्रॉपरली हो जाती है। सो ठीक है, सो पढ़ो अच्छे से एंड कुछ लगा तो बिल्कुल फोन करो, ठीक है, या मैसेज भी कर सकते हो, जैसे भी आपको सही लगेगा, ठीक है। सो रिमेनिंग लेक्चर हम कल कवर करते हैं, ओके, चलेगा, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।